नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। अपने सभी मित्रों को लाइव आने का इनविटेशन भेज चुके हैं, पेन पेपर हाथ में है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में है और जानने के लिए तैयार हो चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई सभी खबरों पर नजर डालने की और साथ में यह भी जानेंगे कि किस तरह से यह सेशन आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद खास है। आप सभी को अब तक यह विश्वास हो चुका होगा कि यह सेशन स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिनमें आप में से बहुत सारे लोगों को करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ती है। आपने सवालों का विश्लेषण देखा होगा। हर दिन हम नए कीर्तिमान अपने कंटेंट में स्थापित करते जा रहे हैं। यह वादा है कि आज से अब 8 दिन बचे हैं, विद इन 8 डेज आपको कंटेंट इररिप्लेसेबल मिलना शुरू हो जाएगा। हर दिन हम एक कदम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। कल के कंटेंट में भी आपने कुछ बेहतरी नोटिस की होगी। आज उससे अपर लेवल का कंटेंट है विद इन 10 डेज। मैंने आपसे बोला है 2 दिन बचे, हम 8 दिन और बचे। अगले वीकेंड तक आपको जो हम कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ये सोचा है, खुद से प्रतिष्ठा मतलब वो लिया अपने लिए, एक प्रण लिया है कि भाई बेस्ट से बेस्ट काम, जिस काम को करने में हमें खुद 16 से 18 घंटे लगे हों, उसे आपको इस क्लास के पढ़ने के बाद फिर से मेहनत ना करनी पड़े। इसी प्रण के साथ हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथी जो मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, उन सबसे गुजारिश है कि आप इस क्लास को पूरी शिद्दत से करें, क्योंकि हमने इस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत की है। आप तक पहुंचाने में बहुत रातों की नींदें खराब हुई हैं, कई लोगों की बहुत नींदें खराब हुई हैं। टीम डिस्कशंस, मीटिंग्स, लंबे दौर इसमें शामिल होते हैं, तब जाकर ये सेशन आप तक आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन है, ए सक्सेसफुल मैन वन हु कैन ले ए फर्म फाउंडेशन विद द ब्रिक्स अदर हैव थ्रोन एट हिम। मतलब एक सक्सेसफुल व्यक्ति वही है जो उस पर फेंके गए ईंट पत्थरों से अपने लिए रास्ते बना ले। जी हां साथियों, अक्सर हम में से बहुत सारे लोग अपनी हिम्मत तोड़ लेते हैं या अपने ऊपर विश्वास कम करने लग जाते हैं जब कभी लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन की निगाहों से देखते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे सवाल दागते हैं, हमें इस तरह के ताने कसते हैं जिससे हमें लगता है कि शायद ही जीवन हमने गलत जन्म ले लिया। लेकिन सक्सेसफुल लोग वही हैं जो उन चीजों को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, लोगों के दिए गए तानों को एक नसीहत और सीख मानकर यूज करते हैं, लोगों के द्वारा कही गई कड़वी बातों को अपने लिए मोटिवेशनल कोटेशन के रूप में यूज करते हैं और अपना अपना कैरियर बनाते हैं। इसी क्रम के साथ मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन, रोशन, प्रिया, नीरज, सूरज, एवरीथिंग, रोशन, रश्मि, शुभम, पंकज, रोशन, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन को साझा करिए और जानना शुरू करिए आज की पहली खबर। साथियों, पहली खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। रियल न्यूज एंड एनालिसिस में खबर है, भारतीय पनडुब्बी, भारतीय सबमरीन ओमान पहुंच चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होगा कुछ दिनों पूर्व ही मैंने आप लोगों को एक खबर कराई थी। खबर क्या थी? 25 फरवरी को मैंने एक न्यूज कवर की थी जिसमें बताया था कि भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया। कैसे? भारत ने अपनी एक सबमरीन ली और उसे साउथ चाइना सी में पहुंचा दिया। यह पहली बार था कि इंडियन सबमरीन जो पानी के भीतर 300 मीटर की गहराई में चलती हैं, वो घूमते घुमाते दुश्मन की नजर से बचते बचाते साउथ चाइना सी में इंडोनेशिया पहुंच गई। यह बात चीन को एकदम नागवारा गुजरी। उसे लगा कि यार ये तो हमारे साथ में गजब चैलेंज दे दिया। इंडिया ने कहा ये तो अभी ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है। तुमने जो इतने दिनों से मेहनत करके भारत के चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाई है, उसको तोड़ने के लिए तुम्हें डायमंड का नेकलेस पहनाने की तैयारी है। और उसी तैयारी में इंडिया ने अब एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। इंडोनेशिया की खबर को पढ़े मात्र 5 ही दिन हुए हैं। इसी चैनल पर मैंने यह खबर कवर की थी। मैंने आपको बताया था कि इंडिया की कैसे सबमरीन वहां पर पहुंची है। इसी बीच में एक और खबर आती है, फर्स्ट इंडियन सबमरीन डॉक एट ओमान डेज आफ्टर सिमिलर डॉकिंग एट इंडोनेशिया। मतलब जैसे हमने थोड़े दिन पहले इंडोनेशिया में अपनी सबमरीन पहुंचाई थी, वैसे ही भारतीय सबमरीन अब ओमान में जाकर के डॉक कर गई है। अरे भाई साहब, ये तो गजब चैलेंज दे रहे हो। हमें तो लगता था ये एक थ्योरी है कि चीन भारत को घेरने के लिए नेकलेस बना रहा है तो भारत उसके आगे डायमंड पहनाएगा,
लेकिन यह तो आपने सच्चाई में करके दिखा दिया। जी हां साथियों, भारतीय नेवी हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पहली बार भारत की एक सबमरीन पड़ोसी मुल्क और सऊदी अरब सागर के अंदर तटवर्ती देश ओमान के अंदर दख्म पोर्ट पर पहुंच चुकी है। यह खबर प्रकाशित होती है, इंडियन नेवी कलवरी क्लास सबमरीन आईएनएस वेला विजिटेड ओमान पोर्ट। और जब हम यहां पर पहुंचते हैं, यहां पर सलालाह करके स्थान है, वहां पर हम पहुंचते हैं और पहुंचकर अपने आप को डॉक करते हैं। यह घटना हमारे जकार्ता पहुंचने के जस्ट बाद की घटना है। कौन से पोर्ट पर पहुंचते हैं? तो पोर्ट है सलालाह, ओमान के अंदर हम इस पोर्ट पर पहुंचते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह अपने आप में गजब की न्यूज है। गजब न्यूज क्यों है यह मैं आपको दिखाऊंगा। सेशन चल रहा है क्या? जाम सा लग रहा है। एक सेकेंड। ये यहां हैंग हो रहा था। हाँ जी, तो हमने यहां पे आपसे क्या कहा कि भारत की पहली सबमरीन जो है वो निकलकर इंडोनेशिया की तरह ओमान के अंदर सलालाह नामक पोर्ट पर पहुंच जाती है। यह खबर बाहर आती है और खबर निकलती है भारतीय पनडुब्बी आईएनएस वेला के बारे में, जो कि ओमान पहुंची होती है। और ओमान कहां है, मैप पर हम वो जानकारी आपको देंगे। कितनी खास है हमारे लिए यह खबर, यह भी हम बताएंगे। सूचना कहां से जारी हुई, यह जानकारी है वेस्टर्न नेवल कमांड की। वेस्टर्न नेवल कमांड ने जानकारी देते हुए कहा कि 28 फरवरी 2023 को हमारी आईएनएस वेला पोर्ट सलालाह, जो कि ओमान के अंदर है, वहां पर पहुंचती है। और यहां पहुंच करके इंडियन ओशन रीजन में क्या क्या सुरक्षा के लिए और कार्य किए जा सकते हैं वो कार्य करती है। तस्वीरें साझा की जाती हैं, आईएनएस वेला पोर्ट सलालाह पर है। मेरे प्यारे साथियों, जब हम ये जानकारी आपको देते हैं कि वेस्टर्न नेवल कमांड ने जानकारी दी, तो आपके मन में एक जिज्ञासा बनती है। आपके मन में जिज्ञासा बनती है कि सर और कौन से नेवल कमांड हैं हमारे पास में, जरा उनकी जानकारी दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय नेवी के पास में 2 वर्किंग ऑपरेशनल कमांड हैं। कौन कौन से कमांड हैं? 2 ऑपरेशनल कमांड। एक है वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। दूसरा है ईस्टर्न नेवल कमांड, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। एक और कमांड भी है जिसका नाम ट्रेनिंग कमांड है, और जो कि हमारे लिए थर्ड कमांड के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसे सदर्न नेवल कमांड कहते हैं, जिसका मुख्यालय कोची में है। यानी हमारे नेवी के जितने भी ऑफिसर्स हैं या फिर जो स्टाफ ट्रेनिंग है, वो सामान्यतः सदर्न नेवल कमांड कोची पर आयोजित कराई जाती है। और जो पोस्टिंग होती है या सुरक्षा के लिए भारत अपने पूर्व और पश्चिम को, अगर हम भारत के मैप को देखें तो ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है। वेस्ट साइड को कवर करने के लिए वेस्टर्न नेवल कमांड और ईस्ट साइड को कवर करने के लिए ईस्टर्न नेवल कमांड। और हम जो ट्रेनिंग लेते हैं वो नीचे की तरफ दक्षिण जो हमारी नेवल कमांड है उससे लेते हैं। 2 ऑपरेशनल और 1 ट्रेनिंग कमांड हमारे पास में है। ठीक है, भारतीय नेवी के जो मुख्य बेसेस हैं वो कहां कहां पर हैं? मुंबई, गोवा, कंवर, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में है। क्लियर? ये जानकारी मैंने अतिरिक्त आपको यहां पर दी है। कौन सी सबमरीन पहुंची है? आंसर है आईएनएस वेला यहां पर पहुंची है। ठीक है साहब, अब जानकारी है कि ये ओमान है कहां जहां हम पहुंचे हैं, वो बताइए। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको भारत का मैप दिखाई पड़ रहा हो तो मैं आपको कुछ जानकारी दिखाना चाहूंगा, एक बार के लिए देखें आप। देखिए साहब, यह भारत का मैप रहा। भारत के मैप के साथ में मैं आपको कुछ और जानकारी यहां मैप के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। जरा पहचानिए और पहचान करके चीजों को समझने का कष्ट करिएगा। देखिए साहब, आपको यहां पर यह पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाई दे रहा है, यह ईरान आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अफगानिस्तान आपको दिखाई पड़ रहा है। आपको फिलहाल जो मतलब होना चाहिए वो अरेबियन सी से होना चाहिए। अगर आप इस मैप को ढंग से समझ रहे हैं तो आप सारी व्यवस्था को ढंग से समझ जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए, अरेबियन सी
अरेबियन सी से हम इस तरफ चलना शुरू हुए। हमारे जस्ट सामने यानी कि पश्चिम का पहला तटवर्ती देश जिसका नाम है ओमान, जिसकी राजधानी है मस्कट, हमने यहां से लेकर यहां पर अपनी सबमरीन पहुंचाई। आप में से कुछ लोग कहेंगे आहा गजब बात करते हो सर, यहां से लेकर यहां तक हम ना जाने जहाज जो है वो यहां से उठा के आर्कटिक से घुसा करके जिब्राल्टर स्ट्रेट से मेडिटेरेनियन ओशन से घुसाते घुसाते यहां ले आते हैं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस कर दिया हमने यहां पहुंचा करके? अरे भाई कर दिया, कर ये दिया किसी दूसरे देश के पोर्ट पर अपनी डिफेंस इक्विपमेंट को उतार देना। ये आपके उस देश के प्रति जो संबंध है, उस देश के साथ आपके जो व्यवहार हैं, उसकी प्रगाढ़ता को दर्शाता है। यह मजाक नहीं होता। यदि आप किसी देश के साथ व्यवहार में अपना कहीं जाकर के एयर मतलब डिफेंस इक्विपमेंट, आप किसी भी तरह से सामान, जहाज तो पहुंचा दीजिए, जहाज पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं है, जो लड़ाई में काम आए वैसी चीजें पहुंचा दें, यह आपके गहरे मित्रवत व्यवहार का परिणाम होता है। मेरे प्यारे साथियों, इंडिया और ओमान ऑलरेडी पोर्ट ऑफ दक्म, ये जो जगह आपको दिख रही है, इसको लेकर के एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मित्रता में है। मतलब यह बात है कि भारत ओमान पर ये जो पोर्ट ऑफ दक्म है, इस पर ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर कर चुका है। इस पोर्ट ऑफ दक्म पर भारत के द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां पर भारत की बहुत सारी कंपनियां इंक्लूडिंग अडानी यहां पर बहुत सा बड़ा पोर्ट बना रहे हैं और इस पोर्ट के माध्यम से सामान बेचने का काम किया जाएगा दुनिया भर के अंदर। लेकिन इसी के जस्ट नीचे की तरफ यहां पर पोर्ट ऑफ सलालाह प्रेजेंट है, जहां पर हमने अपनी आईएनएस वेला को भेजा है। यह अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण खबर है कि किसी दूसरे देश के पोर्ट पर अपनी सबमरीन उतार देना, इस तरह से सुनने को अगर मिले कि 75 साल में पहली बार हो रहा है, तो आप जरा विश्वास करें कि यह खबर कितनी मायने रखती है। दुनिया के बहुत से देशों को आप सुनते हैं कि उसने अपना जहाज यहां पहुंचा दिया। हमने अक्सर चीन के बारे में सुना है, कभी वो हम्बन टोटा में कुछ टिका देता है, कभी ग्वादार पर टिका देता है। इंडिया ने अब उसी की फिलॉसफी से खेलना शुरू किया है। पहले इंडोनेशिया में हमारी पहुंचती है सबमरीन, अब हम ओमान में पहुंचाते हैं। हम वहां पहुंच रहे हैं दुनिया को यह दिखाते हुए कि देखिए हमारे सैन्य गठबंधन कितने मजबूत हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह जगह क्यों मायने रखती है, अब वो भी जान लीजिए। देखिए, असल मायने में यह वाली जो जगह ओमान है, यह नजदीक है किसके? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? असल मायने में गल्फ कंट्रीज से जितना भी तेल निकलता है वो अरब सागर से होकर के जाता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करता है। ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत का ओमान से मित्रवत व्यवहार हमारे लिए ओमान में हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को मजबूत करता है। अब आप पूछेंगे, सर जो हमने यहां सबमरीन पहुंचाई है उसकी कोई विशेषता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है, और वो विशेषता आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी पता हो तो बेहतर है। बोले जैसे? हमने कहा देखिए, भारत में वर्ष 2005 के अंदर एक रणनीति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? नाम था उसका प्रोजेक्ट 75। इंद्र कुमार गुजराल साहब की सरकार हुआ करती थी। उन्होंने यह डिसीजन लिया कि भारत अगले 30 सालों के अंदर 25 नई सबमरीन बनाएगा। इन 25 नई सबमरीन को बनाने की जो प्रोजेक्ट था उसका नाम प्रोजेक्ट 75 दिया गया। इसी प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर $3.75 बिलियन के अंदर शुरुआती 6 कलवरी क्लास की सबमरीन बनाने का निर्णय लिया। उन्हीं 6 सबमरीन्स में से एक आईएनएस वेला है, जिसे आप सुर्खियों में देख रहे हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, भारत ने प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल जो 6 सबमरीन बनाने का निर्णय लिया था, उनमें से ही एक आईएनएस वेला है, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक के लिए जानी जाती है। यानी जनरली जब यह ट्रेवल कर रही होती है तो डीजल चलाती है, काम में लेती है, लेकिन जब यह दुश्मन की सीमा में होती है तो बैटरी का उपयोग करती है, ताकि उसे पता ही ना चले कि वहां से कोई भी पनडुब्बी गुजर रही है। क्योंकि पनडुब्बी या सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह जल के नीचे तल के अंदर चलती है। जब वहां चलती है तो दुश्मन को ना पता चले कि कोई डिफेंस का सामान निकल गया या कोई भी युद्धक उपकरण निकल गया, इसलिए इसके द्वारा आवाज ना किया जाना इसकी सबसे बड़ी महत्वता मानी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यह जो सबमरीन है यह भारत में कमीशन 2021 में ही हुई है। यानी 2019 में इसकी लॉन्चिंग थी, 2021 में ही हमारी नेवी को यह मिली है।
आपको याद हो प्रोजेक्ट 75 के तहत अब आईएनएस वगशीर ही मिलना बाकी हमारे पास पूरी पांचों की पांचों सबमरीन ऑलरेडी आ चुकी हैं। एकदम अपडेटेड हमारी आईएनएस वेला है साथियों। आईएनएस वेला 25 नवंबर 2021 को ही भारतीय सेना के अंदर शामिल हुई है, भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन है। इसकी खासियत अगर आप जानेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर साथियों एक इसका विशेष नाम है और वो नाम है इसका साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्यों कहा गया? क्योंकि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता जब ये ट्रेवल करती है। बोले ऐसा कैसे? बोले ये लंबे समय तक अपनी बैटरी का उपयोग करके चुपचाप ट्रेवल कर सकती है, यानी इसके अंदर जो बैटरी की कैपेसिटी लगाई गई है वो इसे साइलेंट ट्रेवल, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती है तो आवाज का पता नहीं चलता, एग्जैक्टली इसके केस में भी है। जब ये चलती है ना तो इसके बारे में किसी को ट्रेवलिंग के बारे में पता नहीं चलता। और भारत ने चूंकि इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड में करवाया है तो ये आत्मनिर्भर भारत के तहत बनी हुई हमारी सबमरीन है और ये निकल निकल के दुनिया भर में चल रही है। ऐसी स्थिति में आप इसे देखें, इसमें एक टेक्नोलॉजी और लगी है और वो टेक्नोलॉजी है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है साथियों? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसकी जो बॉडी है उस पर लगाया गया एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर अगर कोई रडार भी डाले तो रडार भी इसकी इमेज कैप्चर नहीं कर सकता, यानी ये रडार से कैप्चर नहीं होती है, रडार से इसके बारे में पता नहीं चलाया जा सकता, इसलिए इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। हालांकि पानी के अंदर रडार की जगह सोनार सिस्टम काम में लिया जाता है जिसे आप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहते हैं और इसलिए यह माना जाता है कि सबमरीन जितना कम आवाज करेंगी उतना ही दुश्मन से बचकर रहेंगी, क्योंकि सबमरीन पानी में डूबकर चल रही हैं तो आसपास कुछ दिखता नहीं है, अंदाजे से ही सारा ट्रेवल होता है और उस अंदाजे के ट्रेवल में उच्च तकनीकी का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आ रही हो। इसमें 360 बैटरियां लगी हैं जिनका वजन 750 किलोग्राम है। उनकी वजह से यह 1200 किलोमीटर तक चल सकती है। आप सोचकर देखिए इसकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है कि यह 12,000 किलोमीटर अपने अंदर लगी बैटरी से ट्रेवल कर सकती है। यह सबमरीन पानी के अंदर 350 मीटर की गहराई तक उतर सकती है, यानी इतना ज्यादा प्रेशर ये अपने ऊपर होल्ड कर सकती है। और तो और ये समुद्र के अंदर 22 नॉटिकल माइल की स्पीड से गति कर सकती है, नॉट्स की गति से गति कर सकती है। साथ में इसके अंदर एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसे मैग्नेटाइज्ड प्रपल्शन मोटर कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि सबमरीन की जो मोटर आवाज करेगी वो आवाज बाहर नहीं जाएगी। इसी कारण से इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। यानी आईएनएस वेला बहुत सारी खूबसूरतियों से युक्त है और जब यह दुनिया भर के अंदर ट्रेवल कर रही है तो इसके कहने ही क्या, यानी कि एक प्रकार से दुश्मनों के लिए यह बहुत ज्यादा चैलेंजिंग साबित होती है। ठीक है सर, केवल चलती ही चलती है या कुछ मारने के गोले बारूद भी रखती है? बिल्कुल रखती है। जिस प्रकार से आप टैंक पर मिसाइल लगाते हैं ऐसी ही मिसाइलें जब सबमरीन पर लगाई जाती हैं तो उन्हें टॉर्पीडो कहा जाता है। टॉर्पीडो सबमरीन के अंदर पाइप्स के अंदर लगाई गई मिसाइलें होती हैं। खासियत क्या है? समुद्र का पानी है, पानी के अंदर जैसे ही कोई जलती हुई चीज फेंकोगे तो वो जल जाएंगी, वो बुझ जाएंगी, और अगर बुझ गई तो फिर उसका यूज नहीं है। तो आप विचार करिए कि इसके अंदर जो सिस्टम रखाया गया है वो ऐसा है कि मतलब जो भी सबमरीन होती है उसमें यह सिस्टम होता है कि टॉर्पीडो ही एक ऐसा यंत्र होता है जो पानी के भीतर भी इग्निशन लेकर के आग के रूप में जाकर गोले के रूप में फट सकता है। इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब लगाई गई हैं जो अपने साथ 18 टॉर्पीडो यानी गोले ले जा सकती हैं। इतना ही नहीं, यह अपने साथ साथ जब चलती है, अब मान लो दुश्मन है जो इसका पीछा करते हुए दूसरी सबमरीन से आ रहा है तो यह अपने से निकाल करके समुद्र में माइंस भी बिछाती हुई निकल सकती है। यानी अब एक बार में यह 30 समुद्री माइंस समुद्र में बिछाते हुए निकल सकती है, जिससे दुश्मन का जहाज या पनडुब्बी इसके साथ में टकराए माइंस के साथ में तो वो फट सकता है। यदि आपको यह सारी चीजें देखनी है ना, एक फिल्म है बॉलीवुड में जो बहुत बेहतरीन लगती है पनडुब्बी को समझने के लिए, गाजी अटैक नाम से एक फिल्म है जिसमें सबमरीन के जो भी फीचर मैंने आपको बताए हैं वो आप बेहतरीन तरीके से फील कर सकते हैं। टॉर्पीडो क्या होता है, माइंस कैसे होती है, सोनार कैसे काम करता है, साउंड का क्या महत्व होता है, कितनी गहराई तक नीचे जा सकती है, सारी बातें उस फिल्म में। बॉलीवुड से ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि वो इतनी अच्छी फिल्म एक सबमरीन को समझाने के लिए बना देगा। एक बहुत बेहतरीन फिल्म है, आप उसे देखेंगे ना तो आपको सबमरीन की काबिलियत
अहमियत समझ में आ जाएंगी और वेला के प्रति आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हो गई वेला की बातें। अब सवाल करता है कि वेला की पहुंच जो है वो चीन और पाकिस्तान को कैसे परेशान करेगी। सबसे पहली जानकारी तो यह है क्योंकि चीन और पाकिस्तान जो है वो पहले से ही भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं? असल मायने में इनका प्रयास हर बार यह रहा है कि कैसे ना करके भारत को चारों तरफ से घेरा जाए। इसी क्रम में चीन ने ग्वादार पोर्ट पर सीपैक के निर्माण के लिए पाकिस्तान से एग्रीमेंट किया, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया। अब ये जो ग्वादार पोर्ट है, चाइना ने यह सोचा कि हम यहां पहुंच करके भारत को काउंटर कर देंगे, क्योंकि भारत का गल्फ ऑफ कच्छ और भारत की गल्फ ऑफ खंबात, बोले इसको काउंटर कर देंगे। यहां पर भारत का बहुत सारा मतलब मशीनरी सिस्टम लगा हुआ है, बहुत सारी रिफाइनरी लगी हुई है, बड़े बड़े पोर्ट, हमारे मुंद्रा जैसे पोर्ट यहां पर है, तो बोले यहां काउंटर करेंगे। यही कारण है, आपको याद हो तो चाइना जो है यहां पर कई बार अपने एडवांस वारशिप जो है ना वो इस ग्वादार पोर्ट पर भेजता रहता है। भारत ने इसे काउंटर करने के लिए ग्वादार के जस्ट बगल में यहां पर चाबहार पोर्ट ईरान में अपना बनाया हुआ है। ऐसे ही इसे काउंटर करने के लिए यहां पर दक्म पोर्ट ओमान में भारत ने बना लिया है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से चीन भारत को घेरने के लिए एक और पाकिस्तान में ग्वादार, श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा, बांग्लादेश में चिट्टागोंग, म्यांमार के अंदर सितवे जैसे पोर्ट बनाकर के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल माला जो है वो हमारे पास मोतियों की माला की तरह हमारी चारों तरफ एक गठबंधन, मतलब एक तरह से समझिए कि पहरेदारी करता है। भारत ने उसी का तोड़ निकालते हुए इसे नेकलेस ऑफ डायमंड पहनाया और नेकलेस ऑफ डायमंड में इसके जस्ट बाहर यहां पर हमने चाबहार पोर्ट का निर्माण, इधर की तरफ दक्म पोर्ट का निर्माण, यहां पर सेशेल्स आइलैंड में अजम्पशन आइलैंड का निर्माण, इसी प्रकार से अंडमान निकोबार आइलैंड का निर्माण, इधर की तरफ इंडोनेशिया के अंदर पोर्ट का निर्माण करते हुए हमने इसे चारों तरफ से घेरा है। आपको याद होना चाहिए पाकिस्तान इसी अरब सागर में चीन की प्रेजेंस की वजह से हाल ही में एक अमन नामक एक्सरसाइज भी किया था। हालांकि 110 देशों को इनविटेशन भेजा था, जिनमें से 103 ने मना कर दिया था। ऐसी जगह पर पाकिस्तान का प्रयास होता है कि चीन को साथ लेकर वो भारत को घेरे, लेकिन भारत अब दुनिया को यह एहसास दिलाता जा रहा है कि हम ऑन पेपर बातें नहीं करते, हम रियलिटी में बातें करते हैं। रियलिटी की बातों के लिए चाबहार, दक्म, अजम्पशन आइलैंड और यहां पर सबांग इंडोनेशिया। अब देखो इंडिया ने दो चीजें प्रूव कर दी हैं, क्या कि हम यहां पर सबांग पोर्ट पर बैठे हुए हैं इंडोनेशिया के साथ, दक्म पर बैठे हुए हैं ओमान के साथ। इसका मतलब यह हुआ हमने दोनों ही जगह अपनी सबमरीन पहुंचाकर दुनिया को यह मैसेज भी दे दिया है कि हम केवल कहते नहीं हैं, हम पहुंचाते भी हैं। भारत ने पहली बार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में अपनी सबमरीन भेजी है 75 साल के अंदर। ठीक इसी प्रकार से 75 साल में पहली बार ओमान में अपनी सबमरीन भेजी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए कि इंडिया अब अपने देशों के साथ, जो मित्र राष्ट्र हैं, उनके साथ डिफेंस पार्टनरशिप को खुलकर प्रदर्शित कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत ने सिंगापुर का चांगी जो बेस है उस पर भी अपना टाई अप कर रखा है। ऐसे ही वियतनाम के अंदर भारत का टाई अप है, जापान में भारत का टाई अप है और मंगोलिया में भारत का टाई अप है। यानी अगर इनर सर्कल के माध्यम से चीन भारत को घेरता है तो आउटर सर्कल के माध्यम से भारत चीन को घेरने की रणनीति बनाता है। इसे ही हम नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी कहते हैं और भारत आए दिन अब इसके प्रमाण देता जा रहा है। ओमान हमारे प्रति क्या भावना रखता है, इसकी शुरुआत कब से होती है, तो आइए मैं बताता हूं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से जो अरब सागर का मार्ग है वो ओमान के तट से होकर ही गुजरता है। ओमान स्टेट ऑफ हार्मुज के बहुत करीब है और स्टेट ऑफ हार्मुज के करीब होने के कारण इसकी स्थिति बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर इसकी स्थिति को हम समझें तो भारत ने इसी की स्थिति को समझते हुए वर्ष 2018 के अंदर भारत ने ओमान के दख्म पोर्ट पर अपना एक्सेस प्राप्त किया था। यानी वर्ष 2018 में ही भारत को ओमान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब ओमान यात्रा हुई थी तो उस समय हमें इस जगह की एंट्री मिली थी और हमने यहां पर अपने लिए इनसे कहा था कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे और यह हमारे लिए आने वाले समय में दोनों देशों के बीच काफी अच्छी रिश्तेदारी या फिर मित्रता की प्रदर्शन होगी। ओमान दौरे के अंदर ही हमने 8 समझौते यहां पर जाकर किए थे। तो पोर्ट ऑफ जो दक्म है इस पर हम लोगों को सैन्य प्रदर्शन इस्तेमाल करने की भी इजाजत 2018 में मिल गई थी।
यानी एक प्रकार से ओमान में भारत की जो सैन्य प्रेजेंस है यह 2018 से देखी गई है। इतना ही नहीं, भारत दख्म के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बना रहा है, जो कि भारत और ओमान का एक जॉइंट वेंचर है। इसकी वजह से भारत यहां पर 9,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। हाल ही में अडानी ग्रुप ने भी यहां पर कुछ अधिकारियों से मुलाकात की है। भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी दख्म पोर्ट पर बनाकर रखना चाहता है। आपको याद हो, यूएई भी भारत के साथ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के जो टैंकर हैं वो बनाकर रखना चाहता है। इसी प्रकार से दख्म भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पोर्ट पर हम अपने द्वारा एक हमलावर पनडुब्बी और 2 लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान भी तैनात कर सकते हैं। आप इस पॉइंट को समझकर चलिए कि हमने इस बार जो दख्म के ऊपर जो समझौता किया है वो मिलिट्री पर्पज से, डिफेंस पर्पज से भी किया है, और उस पर्पज में हमने अपने द्वारा सबमरीन और फाइटर जेट तैनात करने की ओमान के साथ टाई अप किया है। साथ साथ हम यहां पर निगाह रखने वाले विमानों की भी तैनाती कर सकते हैं। यह हमने ऑलरेडी इनके साथ समझौता किया हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ कि चीन को अगर यह लगता है कि वो भारत को काउंटर कर सकता है या भारत को घेर सकता है, तो भारत उससे एक कदम आगे अपने अभ्यास में लगातार चल रहा है। क्या भारत और ओमान की मित्रता नहीं है? जी नहीं। भारत और ओमान मिलकर के अपने सैन्य अभ्यास अल नगाह के नाम से एक सैन्य अभ्यास करते हैं। इतना ही नहीं, भारत और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना अभ्यास भी किया जाता है, और भारत की नौसेना जो है ना, इसके साथ नासीम अल बहा के नाम से इनके साथ में एक वो अभ्यास और करती है, जो कि नौसेना का अभ्यास है। यानी हमारा ओमान के साथ में सैन्य अभ्यास जो है वो अल नगाह के नाम से होता है, हमारा वायुसेना अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज के नाम से होता है, और नासीम अल बहा के नाम से हमारा इनके साथ में नौसेना का युद्ध अभ्यास होता है। आजकल तो सुर्खियां यह भी हैं कि भारत ने हाल ही में जो यूएई के साथ संबंध स्थापित किए हैं, जिसमें अगले 5 सालों के अंदर $100 बिलियन तक ट्रेड पहुंचाने की जिम्मेदारी हमने ली है। हमने हाल ही में एफटीए यानी सीएपीए साइन किया है यूएई के साथ में। ओमान की निगाह भी कुछ ऐसी ही है, और वो ये मानते हैं कि भारत के साथ मिलकर क्यों ना हम पीटीए यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें। और ये खबर जो है ये मतलब 2022 के मध्य की है, जिसमें ये चीज जानकारी के रूप में निकल कर आती है कि ओमान भारत के साथ यूएई के तर्ज पर बहुत अच्छे व्यवहारिक और व्यापारिक रिश्ते रखना चाहता है। उम्मीद है आप सभी साथियों को ओमान में हमारी जो प्रेजेंस है इसका महत्व समझ में आया होगा, वैल्यू समझ में आई होगी कि भारत ने कितना बड़ा कीर्तिमान यहां पहुंचकर किया है। एक प्रश्न है अभ्यास से संबंधित, एनडीए के अंदर पूछा जा चुका है। वर्ष 2020 में नसीम अल बहार हम किसके साथ बाइलेटरल एक्सरसाइज करते हैं? प्रश्न जो है हमने आपको थोड़ी देर पहले ही यहां पर दिखाया है। नसीम अल बहार जो है वो भारत किसके साथ एक्सरसाइज करता है? ओमान के साथ। ये हमने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल के साथ दिखा दिया है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो। ज्योग्राफी की लोकेशंस यदि आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं तो मैपिंग की हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसका लिंक इस समय आपकी मतलब स्क्रीन पर चल रहा है। कमेंट बॉक्स में हमने अपना एप्लीकेशन पिन कर दिया है, जहां पर हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस जनरल अवेयरनेस बैच के अंदर चल रही हैं। जनरल अवेयरनेस बैच में हम इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। उसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन फिलहाल चल रहा है उसमें हम साथ साथ मैपिंग भी लेकर चल रहे हैं। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह बैच वर्थ बाइंग है। मात्र 1999 में आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। जो क्लासेस निकली हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन इससे पहले कुछ कमेंट्स हम ले लेते हैं। हां जी, यहां पर मेरे प्यारे साथी जैसे कि शिवांकात कुछ लिख रहे हैं, तमिलनाडु में बिहार उत्तर प्रदेश के बारे में इन्होंने कुछ तमिलनाडु की घटना का जिक्र किया है। मैं इसको देखता हूं बेटा, अगर कुछ ऐसी खबर होगी तो मैं जरूर इसके ऊपर सेशन करूंगा। एक बार हमें इस खबर को देखना होगा। अंकित श्रीवास्तव पूछ रहे हैं बैंकिंग में भी आती हैं एक्सरसाइजेस? हो सकता है बेटा, एक्सरसाइजेस ऐसा है ना कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस, एसएससी सभी परीक्षाओं के अंदर ये जो युद्ध अभ्यास हैं ये पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। प्रेरणा काले, थैंक यू वेरी मच सर, योर बेस्ट टीचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। पेड क्लासेस की फीस कितनी है? मात्र 1999 है भैया। हाँ जी। एआरओ के लिए बेटा, किसी भी एग्जाम के लिए मेरा मानना है कि इससे ज्यादा करंट क्या ही पढ़ लोगे यार। हाँ भाई, राकेश कुमार बोध गया से, आई लव यू सर। हाँ भैया, लव यू टू।
अंकुर सैनी लव यू भाई, लव यू, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। हम आपको अब दूसरे सवाल की तरफ लेकर चल रहे हैं जिसके बारे में मैंने कहा था। देखिए पहला सवाल इंटरनेशनल रिलेशन से था, अब दूसरे सवाल की तरफ लेकर चलते हैं। बेहतरीन और प्रेजेंटेशन देखिएगा, आनंद आपको आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कुछ वैसा ही करने की जिम्मेदारी मैंने ली है आपके लिए। आइए देखते हैं साहब। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझ लो जो भी मेरे प्यारे मित्र इस समय मुझे परीक्षा के उपयोग से सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको न्यूज करने जा रहा हूं। नाम है विंडसर फ्रेमवर्क। क्या है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। खबर में दो लोग आपको दिखाए जा रहे हैं, एक है ऋषि सुनक जो कि यूके को हेड कर रहे हैं और एक है उर्सुला वॉन डेन जो कि ईयू को हेड कर रही हैं। इन दोनों ने मिलकर एक फ्रेमवर्क पर फिलहाल हस्ताक्षर किए हैं और उस फ्रेमवर्क का नाम है विंडसर फ्रेमवर्क। जब हम बोलते हैं ईयू और ब्रिटेन तो अचानक दिमाग में एक चीज आती है और वो क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको ध्यान हो तो यूरोपियन यूनियन एक 28 देशों का समूह हुआ करता था। इन 28 देशों के समूह में से एक बार नाराज होकर वर्ष 2020 में 31 जनवरी को ब्रिटेन ने बाहर का रास्ता निकाल लिया। अब ये जो ब्रिटेन बाहर निकला, इस घटना को आपने ब्रेग्जिट के नाम से जाना था। कुछ याद आ रहा है? ब्रेग्जिट का नाम दिया था ब्रिटेन का बाहर निकलना। किसमें से? ईयू में से। फिलहाल ईयू के अंदर कुल कितने देश रह गए? 27 देश रह गए। अब ये तो सबको पता है, लेकिन जो यहां से आगे मुसीबत शुरू हुई वो शायद आपको ना पता हो। बोले कैसे नहीं पता, हमको सब पता है। बिल्कुल जानते होंगे आप, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी जान लीजिए। हम जिस ब्रिटेन को जानते हैं यूनाइटेड किंगडम के नाम से, एक नाम और हम यूज करते हैं जिसका नाम होता है ग्रेट ब्रिटेन। एक नाम और हम यूज करते हैं जिसका नाम होता है इंग्लैंड। समटाइम्स तो हमें ऐसा लगता है भारत का इतिहास पढ़ के कि ये तीनों देश एक ही होंगे, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। असल में जब हम ये शब्द यूज करते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 राज्यों का समूह है, यूनाइटेड अरब अमीरात 7 अमीरात का समूह है, ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम 4 किंगडम का समूह है। 4 किंगडम कौन कौन से हैं तो उनके बारे में जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों। यहां पर जिनकी चर्चा होती है, मैं हालांकि मैप पर भी आपको दिखाऊंगा, यहां पर जिनकी चर्चा होती है उनमें इंग्लैंड, मैं आपको बोल के बताता हूं, आप जो छोड़ दूं उसका नाम बताना। इंग्लैंड, वेल्स, नदर्न आयरलैंड। चौथा कमेंट में आप बता दीजिए कौन सा है। चलो मैं ही बता देता हूं, स्कॉटलैंड। 4 से मिलकर के बनता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इस यूके में से अगर नदर्न आयरलैंड माइनस कर दो तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में 3 किंगडम, उनमें से एक का नाम है इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड केवल एक किंगडम है यूनाइटेड किंगडम का, एक राज्य है यूनाइटेड किंगडम का। क्लियर हो गया? आज की जो घटना हम डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि 3 और इस 4 के बीच की घटना है। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इसमें ब्रेग्जिट से जुड़ी हुई कुछ बातें जुड़ी हैं। चलिए मैं आपको मैप पर एक बार इस बात को जो यहां बोली है उसको समझाता हूं। हमारी इस घटना को जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है ही, साथ में इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी बहुत मायने रखती है। ये जो पूरा विषय हमने कवर किया है, ये द हिंदू के अंदर इस पर पूरी तरह से एक्सप्लेनर आया हुआ है कि क्या है विंडसर फ्रेमवर्क। अगर आपको लगता है कि आपको द हिंदू में से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। कल ही के दिन इसके ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेनर आया है, हमने वहां से और इंडियन एक्सप्रेस से इसे तैयार किया है। तैयार करते समय हमने इसे निम्न बिंदुओं में बांटा है। किस तरह से हम इसकी चर्चा करेंगे, हमने कुछ इस प्रकार से इन्हें बांटा है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज है कि यह मुद्दा क्या है, विंडसर फ्रेमवर्क आफ्टर ऑल है क्या, उसे जरूर समझेंगे। हमने इस विषय को इस तरह से बांटा है। विंडसर फ्रेमवर्क के बारे में क्या है, उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पहलू हैं वो हम बात करेंगे। यूपीएससी के जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, कोई सी भी एग्जाम के हों, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, मैं इतनी डिटेल आपको दूंगा। सबसे पहले आप मैप को समझिए मेरे प्यारे साथियों, यह यूरोप का मैप है। इस यूरोप के मैप में अगर आप इस जगह को नोटिस करें तो यह है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मैप। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मैप। तो देखिए यहां पर आपको मैं एक चीज नोटिस कराता हूं,
ये देखिए, आपको एक चीज नोटिस कराता हूं। ये क्या है? देखो साहब, आपको यहां से एक चीज समझनी होगी, और वो ये है, एक देश है यहां पर जिसका नाम है आयरलैंड। उस आयरलैंड के उत्तर की तरफ एक और क्षेत्र है जिसका नाम है नदर्न आयरलैंड, शायद आप देख पा रहे हो। उसके बाद में ये वाला जो एरिया जिस पर यूके लिखा हुआ है, इसमें 3 जगह देखिए, ये रहा स्कॉटलैंड, ये रहा वेल्स, और ये रहा इंग्लैंड। इन तीनों से मिलकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। अब इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, इधर आइए। देखो यहां पर आपको आयरलैंड दिखाई दे रहा है, जो कि एक स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी डबलिन है। आयरलैंड का उत्तर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है नदर्न आयरलैंड, जिसकी राजधानी है बेलफास्ट। ये याद रखिएगा, बेलफास्ट के ऊपर एक बेलफास्ट एग्रीमेंट है, वो भी आपको याद रखना है, थोड़ी देर में बताऊंगा। अब यहां पर एक जो चीज आपको पहले ही मैप से समझ में आ जाए वो क्या है, इधर देखिए। हां जी भाई, एक बच्चे ने फिर से आज 100 रुपए देके भेजे हैं हमको, XML आर्ट नाम से है, इनका कमेंट हमें याद लास्ट में दिलाइएगा याद, ठीक है? लेंगे इनका भाई 100 रुपए जो आ गए, पैसे में बिक गया मास्टर। देखो ये वाली जो जगह आपको दिख रही है, ये वाली जो जगह आपको दिख रही है, दैट इज नदर्न आयरलैंड। ये हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये हिस्सा है आयरलैंड का। इन दोनों हिस्सों को अगर आप ध्यान से देखें तो आज की कहानी इन्हीं दोनों हिस्सों पर टिकी है। क्या टिकी हुई है बताता हूं। असल में ये वाला हिस्सा तो है यूके के साथ, जो कि ब्रेग्जिट कर चुका है, और ये वाला हिस्सा है ईयू के साथ, जो कि अभी भी यूरोपियन यूनियन के अंदर है। यानी अगर यह कहा जाए कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन कहां एक दूसरे से बॉर्डर साझा करते हैं, तो उसका आंसर है उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड पर। यानी लैंड सीमा बनाते हैं ब्रिटेन और आयरलैंड। इस जगह की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब। क्या कहानी है? देखो प्रतिबंध तो लग गए, लेकिन लोगों को आदत नहीं थी। जब से ईयू बना था ये लोग साथ रह रहे थे। आदत इस बात की नहीं थी कि उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के लोग आपस में एक दूसरे के साथ सामान खरीद और बेच लिया करते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जब से ये दोनों अलग हुए हैं, तब से यूरोपियन यूनियन में और ब्रिटेन में सामान की गुणवत्ता को लेकर के नियम अलग अलग हैं। भाई ब्रिटेन अलग क्यों हुआ? उसने अपने लिए अपने सामान की जो क्वालिटी है उसके कुछ अलग नियम स्टैंडर्ड स्थापित किए। ईयू के स्टैंडर्ड कुछ अलग थे। ऐसी स्थिति में होता क्या था, जो लोग पहले बॉर्डर से सामान इधर से उधर कर लेते थे, जैसे भारत और नेपाल के बीच में होता है, वैसे यहां पर उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में लोग सामान एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया करते थे। लेकिन जब ब्रेग्जिट हुआ तो उत्तरी आयरलैंड वालों ने आयरलैंड वालों से कहा कि भाई हम सामान पहले की तरह ही भेजेंगे। इन्होंने कहा देखो अब हम ईयू हैं और तुम ब्रिटेन हो, अलग रहो, अब हम तुम्हारा सामान चेक करेंगे। इससे बहुत सारे लोग यहां पर भड़क गए। हाँ भाई एक और आ गए 100 रुपए, भैया आज तो पैसे ही पैसे की बरसात हो रही है, होल्ड करो, इतना संभाल नहीं पाएंगे, इतने सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। यहां पर इन दोनों चीजों को अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व छिड़ा, किस किस के बीच में? इन दोनों के बीच में क्या द्वंद्व छिड़ा? द्वंद्व इस बात का छिड़ा कि हम लोग अपने यहां पर सामान इजीली नहीं आने देंगे। इसी द्वंद्व से निपटान को लेकर के ये उत्तरी आयरलैंड के लोग भड़के हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। कैसे? ये उत्तरी आयरलैंड वाले कहते थे कि हमें ज्यादा अच्छा तो आयरलैंड लगता है क्योंकि वो ईयू का हिस्सा है, इसलिए यदि आप हमारे पास में कभी अपना कोई सामान भेजो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सोचो इंडिया के अंदर जो जितने राज्य हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाता है, कहीं कोई चेकिंग नहीं होती। वो जो अपने जो ड्यूटी चेक करने वाले लोग हैं वो केवल ई-वे बिल चेक करते हैं कि हाँ भाई सामान का बिल तो है ना, इतना चेकिंग होती है। यहां तो जनाब इन्होंने उत्तरी आयरलैंड जो कि यूके का ही हिस्सा था, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर यह ऑब्लिगेशन लगा दिया कि अगर आप हमारे पास कोई भी सामान भेजो तो पहले चेक करा के भेजना। आप खोपड़ी पकड़ लेंगे, क्या बात कर रहे हो? अरे हां भाई, नॉर्थ आयरलैंड वालों ने यूके के बचे हुए हिस्से से, ग्रेट ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन कौन था? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन तीनों राज्यों से कहा कि सुनो, माना कि हम एक देश हैं, माना कि हम यूके हैं,
लेकिन याद रखो हम यूरोपियन यूनियन से बॉर्डर साझा करते हैं, इसलिए तुम हमको कुछ भेजो ना तो समुद्र में पहले अपना माल चेक कराना। माथा पकड़ लिया भाई साहब। आप सोचो अपने ही देश में कोई एक राज्य इतना बगावती हो जाए, है इतना बगावती कि भाई मैं माल नहीं आन दूंगा, धरो अपने पास। खोपड़ा पकड़ लिया भाई साहब यूके की गवर्नमेंट ने। करें क्या, ब्रेग्जिट तो ले लिया, लेकिन अपना ही एक राज्य बगावती हो गया। वो कह रहा माल चेक करके लूंगा मैं अंदर। बोले क्यों? क्योंकि माल चेक करूंगा फिर जाकर के वो माल हो सकता है ईयू में भी चला जाए। हो गया साहब सत्यानाश। एक देश का एक राज्य अलग हो रहा था। इस बात ने सुनक सरकार को नहीं, इससे पहले जॉनसन सरकार हो, लिज ट्रस सरकार हो, सबको परेशान किया। बोले अब क्या करें? इन्होंने एक नियम बनाया। नियम क्या था भाई साहब? इन्होंने एक नियम बनाया और नियम केवल यह रखा कि हम लोग माल की चेकिंग करेंगे और चेकिंग जहाजों के ऊपर ही हो जाएगी। बोले चलो ठीक है, कम से कम अपना राज्य तो बचा रह गया। बोले हां ठीक है, जहाजों के ऊपर ही चेकिंग हो जाएगी। तो जहाजों में कई बार इतना वेटिंग पीरियड होने लग गया कि जो खाने योग्य सामान था वो सड़ना शुरू हो गया, क्योंकि ये लोग मीट मांस खाने वाले लोग हैं। इन्हें जब कोई भी सामान यूके से आता था वो वेटिंग में ही खड़ा रह जाता था और वो सड़ना शुरू हो गया। इससे भाई साहब गजब संकट नदर्न आयरलैंड में भी पैदा हो गया और यूके के व्यापारियों में भी पैदा हो गया। बोले भाई इसका इलाज निकालो, इसका तरीका निकालो। तो ये जो पहले पूरा सामान चेक होता था ना, इस ही प्रक्रिया को उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल कहते थे। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या था? यूके के अंदर ग्रेट ब्रिटेन से नदर्न आयरलैंड जो सामान आता था उसकी जो चेकिंग होती थी ना आयरिश समुद्र के अंदर, उसे उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता था। यह प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया था? ब्रेग्जिट के बाद बनाया गया था, राज्यों के बीच में आवागमन सुगम हो जाए। इसके पीछे का उद्देश्य असल क्या था? यूरोपियन यूनियन तक आसान पहुंच होना। लेकिन इससे परेशानियां क्या हुई? माल सड़ने लग गए। सड़ने लगे तो कारण यह निकल कर आया कि भाई इसके पीछे असल जिम्मेदार तो यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि उत्तरी आयरलैंड उसके बहकावे में आ रखा है। तो उत्तरी आयरलैंड के कहने पर यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष को बुलाया गया, उर्सुला वॉन डेन को बुलाया गया। उनसे कहा गया मैडम इंग्लैंड पधारो, बैठकर अपन लोग बातचीत करते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, अदरवाइज हमारे व्यापारी मर जाएंगे, लोग भूखे मर जाएंगे। बोले भाई साहब बात क्या है जरा बताइए। ये भैया देखो ये जितने लोग पैसा भेज रहे हैं ना, हम कमेंट अभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्लास के एंड में पढ़ेंगे, इस सेशन के एंड में, रुकिए जरा, ठीक है। तो बोले आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो बोले साहब बात ऐसी है ना, एक सिंपल सा तरीका अपना लो। बोले क्या? बोले इस रूल में, उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। बोले क्या परिवर्तन करेंगे? बोले ऐसा करते हैं, जो माल तुरंत यूज करने लायक है और जो केवल उत्तरी आयरलैंड तक रह जाएगा उस माल को तो अपन परमिशन दे देते हैं, और जो माल उत्तरी आयरलैंड से आयरलैंड होकर ईयू जाएगा उसे प्रॉपर चेक कर लेंगे। बोले हां ये बहुत अच्छी बात है। बोले आप उत्तरी आयरलैंड वालों को समझा दो, क्योंकि आजकल वो हैं तो हमारे ही देश के हिस्से, लेकिन मानते आपकी बातें हैं, आप एक बार समझा दो। ईयू ने कहा तथास्तु। बुलाकर उत्तरी आयरलैंड वालों को समझा दिया कि बेटा सुनो, ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं, माल पूरी तरह चेक ना हो, आधा आधा चेक हो जाए, एक ग्रीन लाइन बन जाए, एक रेड लाइन बन जाए। ग्रीन लाइन से तुम लोग आपस में खा पी लो, रेड लाइन का सामान जो है वो आगे तक जा सके। बोले हां ठीक है, ये सही है। ये जो मैंने ग्रीन लाइन और रेड लाइन बोली ना, इसी को विंडसर फ्रेमवर्क कहते हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज अब मैं आपको लिखित में सारी बातें देना शुरू करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो साहब आपके सामने दो यहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं। फेयरमाउंट होटल विंडसर के अंदर, लंदन के अंदर इन दोनों की मीटिंग होती है। यूरोपियन कमीशन की चीफ उर्सुला वॉन डेन जो है ऋषि सुनक के साथ मिलती हैं। 27 फरवरी को मुलाकात होती है। दोनों विंडसर फ्रेमवर्क पर चर्चा करते हैं। मुद्दा क्या था तो मैंने आपको बता दिया, यूके की सरकार जब से ब्रेग्जिट से बाहर निकली है उसके बाद विंडसर फ्रेमवर्क फिलहाल उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की जगह लेगा। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या है, कंटेंट कैसा है, ये जरूर बताना भाई, ठीक है ना। अच्छा बाय द वे मैंने आपको ये बता दिया कि ये फ्रेमवर्क के मतलब ब्रेग्जिट कब हुए थे, कैसे हुए थे, ये सारी तथ्यात्मक जानकारी है। विवाद क्या था, जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो लिखित में दे दी हैं। ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद उत्तरी आयरलैंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो यूरोपीय संघ के सदस्य आयरलैंड गणराज्य के साथ भू सीमा साझा करता था।
नंबर दूसरा, चूंकि ईयू और यूके अलग अलग उत्पाद मानक रखते हैं, इसलिए उत्तरी आयरलैंड से आयरलैंड में सामान ले जाने से पहले सीमा पर जांच आवश्यक होती थी। हालांकि दो आयरलैंड का संघर्ष एक लंबा इतिहास है, लेकिन इस कहानी के अंदर बेलफास्ट समझौता, गुड फ्राइडे समझौता जिसे कहा जाता है, उसमें आयरलैंड की समस्या का समाधान किया गया है। हालांकि दोनों देश क्षेत्रों के बीच में सीमा अदृश्य है। यह रहा वो बेलफास्ट एग्रीमेंट जिसमें यह कहा गया था कि उत्तरी आयरलैंड जो है वो यूके के साथ रहेगा। ठीक है, अब यह उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या था, यह मैंने आपको बता दिया। इस प्रोटोकॉल के तहत यह कहा गया था कि उत्तरी आयरलैंड के तहत यह निर्णय लिया गया कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, जिसमें कौन कौन शामिल है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, वो अगर उत्तरी आयरलैंड जो कि मिलकर के यूके बनाता है, इन दोनों के बीच की वस्तुओं की जांच होगी। यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हुआ था। कौन? उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल। लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह क्या लिया जा रहा है? विंडसर प्रोटोकॉल। मैंने अगेन आपसे कहा, सबसे पहले क्या हुआ? ब्रेग्जिट 2020 में। ब्रेग्जिट के बाद समस्या बनी उत्तरी आयरलैंड के बीच में और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। उससे निपटने के लिए लाया गया उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल, जो क्या कहता था, ग्रेट ब्रिटेन से अगर सामान उत्तरी आयरलैंड जाएगा तो चेक होगा, जांच होगी। यह उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल कहलाया। इससे दिक्कतें क्या होने लगी? सामान सड़ने लगे, सामानों के अंदर दिक्कत आने लगी, आयरिश सागर के अंदर दिक्कत होने लगी। इससे परिणाम क्या निकाला? इसकी जगह विंडसर फ्रेमवर्क लेकर आए। विंडसर फ्रेमवर्क के अंदर क्या जगह क्या बात रखी गई? बोले एक काम करते हैं, इस प्रोटोकॉल को हटाते हैं, उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल को, और इसकी जगह आगे से हम क्या करते हैं, अपने जो कंटेनर्स हैं उनको 2 भागों में बांट देंगे। कौन कौन से भागों में? एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन कंटेनर डिसाइड कर देंगे। अर्थात पहले सिचुएशन यह होती थी कि अगर किसी को ग्रेट ब्रिटेन से उत्तरी आयरलैंड जाना है तो यह देखो पूरा की पूरा माल चेक होगा आयरिश सी में। पहले तो यह हुआ करता था, लेकिन अब क्या कर दिया? अब माल को 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक ग्रीन कैटेगरी और एक रेड कैटेगरी। ग्रीन कैटेगरी के अंदर वो माल शामिल होगा, ग्रीन लेन के अंदर, जो कि बिना चेकिंग के या बहुत कम चेकिंग के साथ उत्तरी आयरलैंड चला जाएगा। और दूसरा वो जो कि आगे यूरोपियन यूनियन तक जाएगा, उस पर रेड चेकिंग लगा दी। उम्मीद है अब आपको यह प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक लेन बन गई ग्रीन लेन, एक लेन बन गई रेड लेन। एक बार थम्स अप करके बता दो, क्या आपको यह बात अच्छे से समझ में आई अथवा नहीं आई? मैंने आपको पूरी तरह से यह कहानी समझा दी है। विंडसर फ्रेमवर्क क्या है पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। ग्रीन लेन के माध्यम से कम चेकिंग के साथ सामान अब उत्तरी आयरलैंड चला जाएगा। रेड लेन के साथ में अभी भी सामान वैसे ही चेक होगा। यह उत्तरी आयरलैंड फ्रेमवर्क से क्यों अलग है? क्योंकि उत्तरी आयरलैंड फ्रेमवर्क के अंदर सामान की जो चेकिंग हुआ करती थी, यह पूरे सामान की चेकिंग होती थी। अब सामान आधा आधा बट गया है। क्लियर हो गया? यह लिखित में दे दिया, ग्रीन लेन, रेड लेन। क्लियर? अब एक शब्द और है जिसका नाम है स्टॉरमॉन्ट ब्रेक। अब यह क्या है वो जान लीजिए। असल में जिस प्रकार से हमारे यहां पर संसद को संसद कहा जाता है, रशिया के अंदर ड्यूमा कहा जाता है, इजराइल में नेसेट कहा जाता है, ऐसे ही उत्तरी आयरलैंड की जो विधानसभा है उसे स्टॉरमॉन्ट कहा जाता है। उत्तरी आयरलैंड के लोगों ने कहा यूरोपियन यूनियन से कि हमने आप लोगों के लिए इतना बवाल झेला है, इसलिए हम आपसे एक वो चाहते हैं, फेवर चाहते हैं। बोले बताओ कि अगर आप कल को कोई भी नियम बनाओगे तो हमसे जरूर पूछोगे। बोले ठीक है। उत्तरी आयरलैंड को वैल्यू दी जाती है और उसमें यह कहा गया कि यदि स्टॉरमॉन्ट यानी उस विधानसभा के, उत्तरी आयरलैंड की जो विधानसभा है उसके अगर 30 सांसद सदस्य कोई भी मसला हमारे सामने रखेंगे तो उसे मान्य किया जाएगा। दैट इज नॉन एज स्टॉरमॉन्ट ब्रेक। ठीक है, यह क्यों किया गया? ऑब्वियस सी बात है, जो सामान सड़ते थे उसको बचाने के लिए काम किया गया। अब इस पे लोगों की प्रतिक्रिया क्या आई है? ऑब्वियस सी बात है, उद्योग धंधे खुश हो जाएंगे, अमेरिका खुश, क्योंकि अब यहां पे बहुत अच्छे से व्यापार होगा। कई नेताओं ने कहा है कि हम इसे देखेंगे। यह ऋषि सुनक की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। उम्मीद है आप साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इस पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। सीडीएस जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ब्रेग्जिट के बारे में सवाल पूछा गया है। ब्रेग्जिट किससे संबंधित था? अगर आपको यह हमारा द्वारा किया गया प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सेशन खत्म होने के बाद भी हमने जो बेहतरीन कंटेंट आपको बनाया, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको कंटेंट ऐसा दूंगा कि आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। मेहनत जो हमारी टीम ने कर ली वही पर्याप्त है, आपको नहीं करने दूंगा। हमने 18 घंटे खपा दिए, बहुत है।
आप लोग तो आराम से इस सेशन को पढ़िए, इसकी पीडीएफ की प्रिंट निकाल लीजिए, टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके सेशन जब पूरे खत्म हो जाएंगे तो मंथली इसका एक प्रिंटेड फॉर्मेट भी आप लोगों के लिए निकाल दूंगा, ताकि आप आराम से उसे पढ़ लें। ठीक है, हमारी टीम पूरी दिन रात आपके लिए कार्य कर रही है। हां जी साहब, अब हमको यहां पर कुछ कमेंट्स लेने होंगे क्योंकि लोगों ने डॉलर तक में पेमेंट कर दिया है साहब। कल्पित पटेल हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेजे हैं हमारे पास 30, और ये लिखते हैं लव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सर, आई एम नॉट स्टूडेंट, आई ड्राइव उबर पार्ट टाइम, सो न्यूज यू एलोबरेट इज मोर हेल्पफुल विद टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, नर्ड पैसेंजर्स। वंस अगेन थैंक यू फॉर स्पिरिट, यू बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप वहां पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारे देश के युवाओं को भी समझना चाहिए कि जिस तरह से आप आत्मनिर्भर होकर के अपनी भविष्य की तैयारियों में आगे बढ़ रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई का जो भी आपका भविष्य है उसकी तरफ भी आप काम कर रहे हैं। यदि हर युवा ऐसे सोचेगा तो शायद देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या का अंत हो जाएगा। चौधरी देवाशीष दास 100 रुपए भेजकर सवाल पूछ रहे हैं, सर प्लीज गिव नोट्स ऑफ आरएनए इन इंग्लिश ऑल्सो, यस्टरडे ई वेस्ट एंड अदर थिंग्स वर नॉट इन इंग्लिश, योर टीम इज ब्लॉकिंग मी फ्रॉम मैसेजिंग हेयर कंटिन्यूअसली। अरे चौधरी जी, आपकी बात सही है, लेकिन यह सेशन चूंकि हम मेजॉरिटी में अपने हिंदी भाषी मित्रों के लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में तो पूरे के पूरे अखबार भरे हुए हैं। हमारा जो ये कंटेंट है ना बेटा, ये हिंदी में बनाना बड़ा चैलेंज है। इंग्लिश में अगर आपको ये कंटेंट पढ़ना है तो हम तो आपको न्यूज की कटिंग शुरुआत में ही दिखा देते हैं। असल मायने में बेटा दिक्कत क्या आ रही है देवाशीष, हम जब आपको शुरुआत में न्यूज की हेडिंग दिखाते हैं ना कि द हिंदू में एक्सप्लेनर आया है, तो असल मायने में वो आप लोगों के लिए, इंग्लिश भाषी लोगों के लिए काम का होता है। ठीक है, बाकी जो मेरे हिंदी साथी हिंदी सखा जो हैं वो इसको नहीं समझ पाते, उनके लिए हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। फिर भी मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपके आने वाले समय में इसका भी कोई समाधान किया जाएगा, लेकिन पहले आप मुझे हिंदी का समाधान तोड़ निकाल लेने दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय निकालकर सवाल पूछा। अब कुछ लोगों के और भी थे, एक बार और देख लेने दो। XML आर्ट जो है वो पूछ रहे हैं, ये मेरे को दिख क्यों नहीं रहे लेकिन कमेंट, पैसे लेने के बाद भी नहीं दिख रहे। बड़ी बेवफा हो रखी है यूट्यूब, पैसे भी ले रही है बता भी नहीं रही है, गलत बात। हाँ भाई XML आर्ट तुम लिख लेना भाई, ऐसे करके जो बच्चों के कमेंट आते हैं ना। हाँ, XML आर्ट जो है उनका सवाल है डिप्रेशन से रिलेटेड है ना, उनका चैनल हैक हो गया था। देखो भाई, चैनल हैक होना हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है, किसी के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन जिस तरह की सिक्योरिटी रखने के तरीके अपनाए जाते हैं आप भी रखिए। लेकिन इस पर ज्ञान मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मेरी भी आपकी बराबरी फटी पड़ी है। भाई साहब, किसी का भी चैनल हैक हो जाए, जीवन का पूरा मेहनत जो है ना वो पानी में बह जाता है। ठीक है, तो भाई मैं आपके लिए गुड विशेष कर सकता हूं, बेहतर चीजें आप अपनाएं, डिप्रेशन में इसलिए ना रहें क्योंकि कल को आज पता चल रहा है मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, कल मैं खुद डिप्रेशन में चला जाऊं, इतनी मेहनत से कोई चीज बनाऊं, है ना भाई। मेरी आपके साथ सिंपैथी है और मैं आपके दर्द को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं, और शायद मैं उस दिन ये भी कह पाऊंगा जिस दिन मेरा चैनल हैक हो गया होगा कि भाई मैं तो फंस गया आज। ठीक है ना, तो सॉरी दोस्त, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। हाँ जी, हाँ, डायरेक्ट सेलिंग चल रही है ना पर सीजन। अंकुर सैनी देख लो कितना पैसा कमा रहे हैं। नॉर्मल मैकरॉन लिख रहे हैं, गुरुजी आजकल हम पढ़ और देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बुलडोजर के माध्यम से खूब कार्रवाई की जा रही है, ये कानूनी तौर पर ठीक है क्या? इमानुअल मैकरॉन, असल में बेटा कानूनी तौर पर कितनी सारी चीजें हम लोग रखते हैं ना, मतलब असल में हम में से जितने भी लोगों के घर बने हुए हैं, जितने भी लोगों के, उसमें कोई ना कोई कानूनी त्रुटि हम लोग रखते ही हैं। सबने कहीं ना कहीं सड़क पे एक्स्ट्रा कब्जा कर रखा होता है, सबने अपना एक छज्जा बाहर निकाल रखा। इंडिया की 90% आबादी कानून तोड़ करके ही घर बनाती है। सरकार पहले तक तो इन पर निगाह नहीं देती है, लेकिन कानून व्यवस्था दिखाने के नाम पर कि देखो बाईलॉज में लिखा हुआ है आपने ये घर ज्यादा एक्स्ट्रा बना लिया तोड़ दो, तो उसका फायदा उठा करके बुलडोजर की कार्रवाइयां हो रही हैं। बुलडोजर की कार्रवाई असल में आपराधिक कृत्य के परिणाम स्वरूप नहीं हो रही है। सरकार को अचानक याद आ जाता है कि अरे नियम का उल्लंघन भी किया था इसने, तो चलो इसको पनिशमेंट देते हैं, और लोगों को वो पसंद आ रहा है, तो फिर ये राजनीति का हिस्सा बन रहा है। हाँ जी, एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर आरएनए, मनीषा ककरान लिख रही है, आरएनए ऐप पर जीए स्पेशल कोर्स की एटलीस्ट एक कंप्लीट डेमो क्लास तो दीजिए। मनीषा ईमानदारी से बताऊं, बिना डेमो दिए बिना अपना वो जबरदस्त चल पड़ा है। डेमो वो देते हैं बेटा जिनको अपने कंटेंट पर विश्वास नहीं होता। जो आदमी 18 घंटे की मेहनत करके फ्री में इतना अल्टीमेट कंटेंट दे सकता है,
सोचो वो पेड़ में तो क्या ही कहर ढा रहा होगा। तो बेटा मुझे, अगर तुम एक जनी ऐसी निकलो जो बिना डेमो के मेरी क्लास ना लो, तो मुझे तुम्हें खोने का कतई दुख नहीं है। तुम्हारे 1999 से मेरे कौन सा घर चल जाएगा। इतना का तो तुम पढ़ रही हो ना, इतनी देर में मेरा पैसा खत्म हो चुका है। लोड मत लो, मस्त रहो, खुश रहो, फ्री का ज्ञान लो, ठीक है। हमें मतलब तुम इतनी काबिल हो क्या कि तुमको ये जज करने में काबिलियत हो जाएगी कि एक दिन में हमने पता लगा लिया सर कितना बढ़िया पढ़ाएंगे। बेटा 6 महीने में पता नहीं मैं तुम्हारी कब घास काट दूंगा, कौन से कंटेंट में तुम्हारे साथ चीट कर दूंगा। एक दिन में कैसे जज कर लोगी? तुम बच्ची हो, हम टीचर हैं, है ना। टीचर को जज करने की क्षमता, मतलब बच्चों को ये कि डेमो दिखाओ तो लेंगे। कोई हम सामान बेच रहे हैं तुम्हारे सामने? पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है 70 टीचर और पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ो। बच्चों को बहुत प्यार है हमारे पास, कोई लोड नहीं है, मस्त रहो, बिंदास रहो। हाँ भाई, हाँ हेलियस लिख रहे हैं सर आईफोन के ऊपर ऐप चाहिए। यार आईफोन के ऐप के लिए हम लोग भी ना कोशिश कर रहे हैं और आईफोन का एप्लीकेशन टीम बनाने लग रही है। थोड़ा सा समय लगेगा, एकदम जल्दी से नहीं हो पाएगा, है ना। गोलू कुमार सिंह लिख रहे हैं हमको ऐसा लगता है सर एक बार आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा हो जाएगा सिविल से। बिल्कुल हो जाएगा भैया, देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं अपने लेवल पर मेहनत जबरदस्त तरीके से कर रहा हूं और इसका ही मुझे घमंड है। इसको कह लो आप प्राउड कह लो, घमंड कह लो, जो समझना है समझ लो, पर यार इस बात का है क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं यार, ठीक है। रामकृष्णा ने हमें अवार्ड दे दिया, बढ़े अब आगे। चलो आगे चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सारी जानकारी हमने दे दी। अब इससे भी एक बेहतरीन, मतलब ये समझ लो ये भी पेपर में सीधा पूछे जाने वाला प्रश्न है। मतलब ये अल्टीमेट प्रश्न है, पेपर में यूं समझो यूं उतर के आएगा ये, और गारंटेड आएगा। नहीं आए ना तो जिन्होंने सुपर चैट में पैसे दिए उन सबके पैसे वापस, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलो आ जाओ, क्या है ये देखो। यहां पर लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। अब ये कौन सी परीक्षा में आएगा? यूपीएससी में आ सकता है, स्टेट पीसीएस में आ सकता है, इंटरव्यू में आ सकता है, एसएससी सीजीएल में आ सकता है, डिफेंस में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, आएगा जरूर, गारंटेड है, लिख लो। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें 5 जज थे, उन्होंने एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी ऑन एडवाइस ऑफ द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजेआई। लाइन तो केवल इतनी सी ही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच, संवैधानिक बेंच ने हाल ही में एक चीज फैसले में देते हुए यह कहा है कि कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, उनको नियुक्त करने वाली जो समिति होगी, उस समिति में 3 सदस्य होने अनिवार्य हैं। कौन कौन से? प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 3 जजेस का कॉलेजियम ही डिसाइड करेगा कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, यानी चुनाव आयुक्त कौन होगा और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। ऐतिहासिक फैसला। और यह फैसला तब तक मान्य होगा जब तक केंद्र सरकार इसकी पालना में कोई कानून ना बना दे। बहुत बेहतरीन चीज है, आइए आपको बताते हैं। गजब की चीज है, गवर्नेंस से और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई चीज है, परीक्षाओं में पूछी जाएगी, तय है। यानी ये ऐसा ऐतिहासिक डिसीजन है, साल भर में एकाध ऐसे डिसीजन आते हैं जो कि एकदम टर्न अराउंड कर जाते हैं चीजों को, ठीक है ना। साल भर के अंदर आते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। बहुत जबरदस्त चीज है। क्या है आइए बताते हैं। मुद्दा क्या है वो बताएंगे, चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर विवाद कब से शुरू हुआ वो बताएंगे, वर्तमान में प्रक्रिया क्या है वो बताएंगे, चुनाव आयोग में अब क्या प्रक्रिया होगी वो बताएंगे, और फिर क्या चुनाव आयोग हमेशा से ही 3 सदस्यीय निकाय था या इसकी शक्तियां क्या क्या हैं, ये सारे पॉइंट हम आपको बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं मुद्दा क्या है। देखिए असल में होता क्या था इंडिया में ना, मैं मतलब रिसेंट मुद्दे पर लेकर चलता हूं। आपके सामने एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाई जा रही है, ये रहे, इनका नाम है अरुण गोयल। अरुण गोयल कौन है? मैं थोड़ा सा आपको कंटेंट दिखाता हूं, एक बार के लिए आप देखें। लाए थे लेकिन अपडेट नहीं हुआ है शायद, वो कोई बात नहीं। देखो अरुण गोयल क्या है ना, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं। अरुण गोयल जो हैं ये इस समय भारत के अंदर चुनाव आयुक्त हैं। असल में सारी लड़ाई इनकी नियुक्ति से शुरू हुई। क्या हुआ? असल में अरुण गोयल जो हैं वो वर्ष 2022 के अंदर अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उनका अगले महीने दिसंबर में रिटायरमेंट था। उन्होंने वीआरएस ले लिया, आईएएस थे, ऑफिसर थे, ये उद्योग विभाग के सचिव थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उन्हें अगले ही दिन चुनाव आयोग के अंदर
चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया, जिसके ऊपर बहस यह छिड़ गई कि सरकार क्या इतना ज्यादा डिसाइड करके कि इसे चुनाव आयुक्त बनाएंगे, इस तरह से फैसले लिए जाते हैं क्या? मतलब चुनाव आयुक्त का डिसीजन कैसे किया जाता है? इस आधार पर पीएलआई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो हैं वो दायर किया जाना शुरू हुआ कि भाई साहब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार क्यों करे। यहां से मुद्दा शुरू हुआ। मतलब यह है, असल मायने में देश में अब तक जितने भी चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार राष्ट्रपति को अपनी तरफ से बताती है कि सर इसे नियुक्त कर दो, राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। लेकिन अब ऐतिहासिक फैसला आ चुका है और कहा गया है कि चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, उनकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो तीनों मिलकर करेंगे और वो राष्ट्रपति को अपनी तरफ से नाम भेजेंगे कि सर इसको नियुक्त करिए। इससे क्या होगा? इससे चुनाव आयुक्त की भूमिका किसी भी प्रकार से किसी भी दायरे में नहीं आएगी, यानी कि एक संदेह के दायरे में नहीं आएगी कि किसी के प्रभाव में इसने काम किया है। ठीक है। विवाद कब से शुरू हुआ? 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी नियुक्ति के लिए वैसा ही कॉलेजियम बने, कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे लागू होता है, कॉलेजियम जो कि सीबीआई के डायरेक्टर पद की नियुक्ति के लिए लागू होता है। इसकी मांग 2018 से हो रही थी। इसके चलते सभी याचिकाओं को क्लब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की बेंच बनाई। उस 5 जजेस की बेंच ने, जिसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है, उसने फैसला करते हुए कहा, जो मैंने आपको लाइन बताई। यह मुद्दा कहां से उठा था? 1985 बैच के आईएएस थे अरुण गोयल, जो कि 18 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा लेते हैं। 19 नवंबर को इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है। वास्तविकता में इनका रिटायरमेंट 31 दिसंबर को आईएएस के पद से हो रहा था, लेकिन इन्हें सदस्य बना दिया जाता है वीआरएस दिला करके। इससे निष्ठा पर चुनाव आयोग की जो इंपार्शियल छवि है उस पर प्रश्न खड़े हो गए थे। जब ये चीजें बनने लगी तो ऐसी स्थिति में सवाल खड़ा होने लगा कि नहीं, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे चुनाव आयोग की छवि जो है वो निष्पक्ष रहे। अच्छा साहब, आप पूछेंगे तो सर फिलहाल चुनाव आयोग का निर्णय केंद्र सरकार क्या ऐसे ही ले लेती है कि चिट उठाई और ले लिया? हमने कहा नहीं। इसके नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार में जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है वो क्या है? असल मायने में सचिव स्तर पर जो सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर होते हैं या जो रिटायर हो चुके अधिकारी होते हैं, उनसे एक लिस्ट तैयार की जाती है। उस सूची के अंदर 40 तक नाम डाले जाते हैं। इस सूची के आधार पर 3 नामों को एक पैनल तैयार किया जाता है। 40 के नामों में से 3 नामों का पैनल तैयार किया जाता है। इन नामों के ऊपर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते हैं और अधिकारियों में से निकाल करके जो नाम निकलते हैं उसे प्रधानमंत्री अपनी तरफ से राष्ट्रपति को अनुशंसा कर देते हैं कि सर इस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना दो, और उसके पीछे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कारण भी बताते हैं कि सर इस कारण से इन्हें आप चुनाव आयुक्त बना दो। फिलहाल यह प्रक्रिया फॉलो की जाती है। सर चुनाव आयोग को लेकर के कोई कानून वानून चलते हैं क्या भारत में? बिल्कुल। भारत में चुनाव आयोग जो है वो भारत के संविधान के भाग 15 के अंदर लिखा हुआ है। 5 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए चुनाव आयोग की बात की गई है। इसी कारण से चुनाव आयोग भारत में एक संवैधानिक बॉडी है। कौन से भाग में आती है? संविधान के भाग 15 में आती है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आती है? 324 से 329 के बीच में आती है। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद में अब बात करते हैं फिलहाल भारत के अंदर कौन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के अंदर फिलहाल 3 चुनाव आयुक्त हैं, उनमें से एक मुख्य है और 2 सामान्य चुनाव आयुक्त हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। क्रम के अनुसार वो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सर आपने अभी लाइन बोली 3 सदस्यों का बना हुआ चुनाव आयोग है, क्या यह हमेशा से 3 सदस्यीय था? जी नहीं। इसमें क्या कोई परिवर्तन हुए हैं क्या? जी हुए हैं। कब हुए थे बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या जान ले, इधर देखिए साथियों। नियुक्ति और कार्यकाल को लेकर सवाल है। क्या राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है? इनका कार्यकाल 6 साल और 65 वर्ष होता है। ये पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं भाई,
यह मजाक नहीं चल रही है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह इनको माना जाता है, उन्हें समान वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, संविधान में चुनाव आयोग के जो सदस्य होंगे इनकी कोई भी योग्यता का उल्लेख नहीं किया हुआ है, इसलिए आप इस तथ्य को याद रख लें। ये चारों पॉइंट ऑप्शन में पूछे जाते हैं, देख लीजिए। चारों पॉइंट ऑप्शन में पूछे जाते हैं, मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, दूसरा 6 साल का कार्यकाल, तीसरा सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, चौथा संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता तय नहीं की गई है। ठीक है, अब क्या प्रक्रिया होगी? अब जो प्रक्रिया होगी वो सीबीआई डायरेक्टर की तरह होगी। सीबीआई डायरेक्टर मतलब जिस प्रकार से सीबीआई डायरेक्टर के पद पर बैठे व्यक्ति की नियुक्ति होती है, वैसे ही जो मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी नियुक्ति होगी। सीबीआई डायरेक्टर की प्रक्रिया क्या होती है? उसको भी अब प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर के चयनित करते हैं। अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो अपोजिशन में बैठी है उसका नेता, जैसे फिलहाल जो विपक्ष के नेता की भूमिका है वो कांग्रेस की तरफ से निभाई जा रही है। ठीक है, उनकी तरफ से जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे वो बैठेंगे उस पैनल में जो ये डिसाइड करेगा कि किसे बनाया जाए देश के अंदर सीबीआई का डायरेक्टर। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई और जज, ये तीनों लोग डिसाइड करेंगे कि किस व्यक्ति को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाए। वैसे ही अब प्रक्रिया यहां पर सीजेआई के साथ मिलकर के तैयार की जाएगी सीईसी के बनाने की। क्लियर हो गया? तो आपको एक साथ 2 सवाल मिल गए तैयार होकर के। सीबीआई का अपॉइंटमेंट जैसे होता है डायरेक्टर का, वैसे ही अब डायरेक्ट सीईसी चुनाव आयुक्त का जो रिक्रूटमेंट है वो होगा। ठीक है, सीबीआई किसके अधीन काम करती है? तो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2014 के तहत कार्य करती है। ठीक है साहब। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन की शक्तियां और कार्य क्या हैं? हालांकि इस पर पूरा चैप्टर है, जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तब इसको और पढ़ लेना। फिर भी मैंने एक प्लेन शीट आपको बनाकर इस पर दे दी है, आप पढ़ लेना ये क्या क्या कार्य करती है। क्या चुनाव आयोग हमेशा 3 सदस्य निकाय था? आंसर है नहीं। चुनाव आयोग हमेशा से 3 सदस्य निकाय नहीं था। क्यों नहीं था? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, असल में भारत के संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि कितनी संख्या में चुनाव आयुक्त होंगे। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 324 क्लॉज 2 में कहा गया है कि चुनाव आयोग में एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। मतलब कितने होंगे इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ऐसी स्थिति में यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इनकी संख्या कितनी हो, यानी कि राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि कितनी संख्या के अंदर चुनाव आयुक्त हो। आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। लंबे समय तक मुख्य चुनाव आयुक्त ही चलता रहा, अन्य चुनाव आयुक्त हुए ही नहीं। पहली बार 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति दी, यानी 1+2 कर दिए। ठीक है, इसके बाद में यह चुनाव आयोग 1+2 के आधार पर रन होने लगा। जब यह चलने लगा तो यह 9 आम चुनावों से पहले की घटना थी। 2 जनवरी 1990 को फिर वीपी सिंह की सरकार ने इन नियमों में संशोधन किया और चुनाव आयोग को फिर से 1 सदस्यीय बॉडी बना दिया। 1989 में 3 सदस्यीय, 1990 में 1 सदस्यीय, 89 से पहले भी 1 सदस्यीय। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने फिर से एक अध्यादेश पारित किया और अध्यादेश पारित करके चुनाव आयुक्तों की संख्या को फिर से बढ़ा दिया। तब से लेकर आज तक भारत में 1+2 का सिस्टम चला आ रहा है। यह आंसर बहुत काम का है, याद कर लेना। यह पूरा की पूरा फॉर्मेट आपको लिखित में मिल जाएगा। वर्ष 2017 में चुनाव आयोग से संबंधित सवाल पूछा गया है। भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय होता है, देखते ही आंसर कटा दोगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, कटा दोगे। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अंदर विवादों का समाधान करता है, यह तो आपने अभी भी देखा है। शिवसेना और शिंदे के अंदर जो ग्रुप का बंटवारा था वो चुनाव आयोग ने ही किया है। केवल तीसरा आंसर सही है, देख लिया। 2017 में यह सवाल आ चुका है। अब इस बार के मेंस एग्जाम में 2022 में सवाल पूछा गया, आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। यह सवाल इस बार के मेंस में पूछा गया है।
मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हमें गर्व है हमारी टीम पर, हमें गर्व है हमारे कंटेंट पर कि हम लोग मेहनत करके आपको बेहतरीन चीज दे रहे हैं। आपसे केवल इतनी सी उम्मीद करते हैं कि आप इस कंटेंट को रिलीजियसली पढ़ लें, है ना। इन नोट्सों को आप पढ़ करके इधर उधर भटकने से अच्छा है अगर आप इस क्लास में इतना समय दे रहे हैं तो इसे अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है साहब, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी, अब इससे अगली नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ग्लोबल इंटरनेट शट ऑफ में भारत का स्थान। यह भी साहब एक बहुत बड़ी न्यूज बनी है। क्या न्यूज बनी है? असल में यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के अंदर जितना भी इंटरनेट की सप्लाई है वो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। भारत में इंटरनेट कब बंद होता है? हमारे राजस्थान में 12 बार इंटरनेट बंद हुआ 2022 में। अधिकतम बार कारण क्या था? लड़ाई दंगे तो एक बार थे, इसके अलावा अधिकतम था पेपर का होना, और पेपर कराते समय सरकार इंटरनेट बंद करती है और बंद करने के बावजूद पेपर लीक हो जाते हैं। ये राजस्थान ऐसे ही थोड़ी महान है। ऐसी स्थिति में भारत ने तो महानता में एक अलग ही लेवल टच कर लिया है। कितना लेवल टच कर लिया है कि ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन में, यानी कितनी बार वैश्विक रूप से इंटरनेट बंद हुआ, उसमें भारत टॉप कर गया है। यह खबर वाशिंगटन पोस्ट में भी छपी है। अब भाई साहब, आप इस खबर को क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि भारत टॉप कर गया है। रिपोर्ट किसने निकाली? क्या होता है इंटरनेट शटडाउन? भारत में शटडाउन को लेकर नियम क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश भी है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट इस पर चुप बैठी हुई है क्या? सारी बातें हम इसके अंदर करेंगे। चलिए आते हैं। सबसे पहली चीज है एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन नामक एक गठबंधन है। क्या नाम है? एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन कोएलिशन। उसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि भारत ने वर्ष 2022 में 84 बार इंटरनेट बंद हुआ और लगातार 5वें वर्ष भारत टॉपर रहा। भाई साहब, कोई और चीज में हम टॉप करें ना करें, इंटरनेट के अंदर हम टॉप कर गए। इंटरनेट की स्पीड में टॉप कर जाते तो भी गर्व की बात होती। यहां तो नियम क्या निकल के आ गया? इंटरनेट बंद जहां हुए हैं उनमें हमने टॉप किया है। यह किसने निकाली? कीप इट ऑन नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसने यह जानकारी निकाली। इंडिया वर्स्ट परपिट्रेटर है इंटरनेट शटडाउन के अंदर। दुनिया के अगर आंकड़े देखे जाएं तो 2022 में 187 बार दुनिया के अंदर इंटरनेट बंद हुआ। 2022 में 187 बार इंटरनेट बंद हुआ और उस इंटरनेट बंद होने में भारत में 84 बार इंटरनेट बंद हुआ। यानी पूरी दुनिया में 187 बार इंटरनेट बंद हुआ है 2022 में, उनमें से अकेला 84 बार इंडिया में बंद हुआ है। आप इससे अंदाजा लगाइए। साथियों, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 35 देश ऐसे थे जहां पर इंटरनेट बंद हुआ, 187 बार हुआ। 35 देशों में से 33 देश बार बार शटडाउन की घटना वहां पर दर्ज हो रही है। यूक्रेन में वर्ष 2022 में 22 बार शटडाउन हुआ, जिसकी वजह से यूक्रेन दूसरे नंबर पर रहा। ईरान 18 बार इंटरनेट बंद करके तीसरे नंबर पर रहा और म्यांमार 7 बार इंटरनेट बंद करके चौथे नंबर पर रहा। सोचकर देखिए हमारा कंपैरिजन किन के साथ हो रहा है। यह 1% भी इज्जत की बात नहीं है, बहुत घनघोर बेइज्जती है। यूक्रेन जहां युद्ध चल रहा है इसलिए युद्ध वो बंद हुआ। म्यांमार जहां पर सैनिक शासन है इंटरनेट बंद हुआ। ईरान जहां पर हिजाब का प्रोटेस्ट है, लोगों के प्रोटेस्ट कम कराने हैं इसलिए इंटरनेट बंद हुआ। ऐसी डेमोक्रेसी इंडिया में है। समझ में आ गई बात? इसको आप अलग मायने में समझें। इंटरनेट ना केवल आपकी अभिव्यक्ति को बंद करता है, अपितु देश के अंदर इंटरनेट का बंद होना उद्योग धंधों को, देश की आर्थिक गतिविधियों को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। जब राज्य के अंदर इंटरनेट बंद होते हैं तो ना केवल यह पुलिस व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है, बल्कि उसके साथ साथ देश की आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह तोड़ देता है। क्लियर? इधर देखिए साथियों, 2022 तक म्यांमार के कई क्षेत्रों के अंदर यह बंद हुआ, यह हमने आपको बता दिया। अब आप एक ही रिपोर्ट में सारी चीजें देख लीजिए। भारत के अंदर कुल कितनी बार बंद हुए, क्या हुए, वो हमने आपको यहां पर बता दिया। देखिए 2022 में कुल 35 देशों के अंदर इंटरनेट बंद हुआ है।
2022 के अंदर जो इंटरनेट बंद होने की घटना है वो इस प्रकार से रही है। इंडिया में 84 बार इंटरनेट बंद हुआ है। इंडिया के अंदर, इंडिया के बाद यूक्रेन में, ईरान में, म्यांमार, बांग्लादेश, जॉर्डन, लीबिया, सूडान, इनके अंदर बंद हुआ है। इसके साथ साथ मजेदार बात यह है कि यहां पर पाकिस्तान का नाम अगर आप खोजेंगे तो शायद आपको देखने को ना मिले। मेरे को तो देखने के बाद में पाकिस्तान 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 ये रहा। अब आप देखिए, जिस पाकिस्तान के साथ हम कई बार मजाकिया बर्ताव करते हैं, उसने भी यार हमसे ज्यादा इसका ख्याल रखा है। 84 वर्सेस 1। कारण क्या है? हमारे यहां नकल होती है। नकल क्या इंटरनेट की वजह से होती है? कमजोरी की वजह से होती है। कौन सी कमजोरी? पुलिस और प्रशासनिक कमजोरी। कैसे? पुलिस क्या नहीं कर सकती? राज्य सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती? यूपीएससी का पेपर आज तक आउट हुआ है क्या? बस प्रश्न सामने है, आंसर सामने है। भारत में इंटरनेट शटडाउन की जो घटना है वो जम्मू कश्मीर में 49 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ, जो कि सबसे ज्यादा है। हमारा राजस्थान साहब 12 बार इंटरनेट बंद करके नंबर 3 पर है। पश्चिम बंगाल के द्वारा 7 मौकों पर शटडाउन किया गया, राजस्थान के द्वारा 12 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। सेकंड नंबर पर राजस्थान है। और हर बार हमारे यहां पर, एक बार वो कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था, उस समय के बाद में इंटरनेट शटडाउन पेपर के कारण हुआ है। ये पेपर के फैक्ट है हमारे यहां पे। ठीक है, जम्मू कश्मीर की कहानी आपके और हमारे समझ में आती है। इंटरनेशनल कारण है, बहुत सारे लोग उसको भड़काने के लिए कुछ तरीके अपनाते हैं। बाकी तो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कारण है भाई। इंटरनेट का मतलब बटन बंद करो काम हो जाएगा, ये कहां का लॉजिक है? ये तो इस तरह से हो गया, जंगल में आग लग गई, टीवियां बंद कर दो। बोले क्यों? सूचना नहीं फैलेगी। इंटरनेट बंद करना असल में क्या, इंटरनेट से पेपर सर्कुलेट थोड़ी हो रहा है, वो तो पहले ही हो चुका। पेपर होने से पहले पेपर आउट हो चुका। इंटरनेट बंद क्यों किया जाता है? इंटरनेट बंद करने का लॉजिक होता है परीक्षा के दौरान नकलची लोग इंटरनेट के माध्यम से चीजें सेंड ना करें। अरे पेपर तो परीक्षा होने से पहले आउट हो जाता है, उस समय इंटरनेट थोड़ी बंद होता है। तो बोले फिर बस ये सूचना लोगों तक ना पहुंचे कि पेपर आउट हो गया है। मेरे हिसाब से तो यही है व्यवस्थाएं, देखिए आप। ठीक है, अब आती है इसी चीज को डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म कहा गया है, डिजिटल अधिनायकवाद कहा गया है। यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह अपने आप में अधिकारियों के द्वारा शटडाउन का उपयोग एक गंभीर उल्लंघन है और ऐसे व्यक्तियों और समुदायों के मध्य खतरनाक संदेशों की पहुंच को बाधित करने के लिए किया जाता है, जिसमें मानव अधिकारों की निगरानी होती है या उनको प्रभावित किया जाता है। क्लियर हो गया क्या होता है इंटरनेट शटडाउन? ये बताने की जरूरत नहीं है। क्यों होते हैं विरोध, संघर्ष, स्कूल परीक्षा, चुनाव आदि के लिए इंटरनेट बंद किया जाता है। प्रभाव क्या पड़ेंगे? प्रॉपर आंसर है आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक व्यवधान होता है, राजनीतिक परिणाम होते हैं, शैक्षिक असफलताएं होती हैं, स्वास्थ्य पर सीधा फर्क पड़ता है इंटरनेट शटडाउन से। ये हमने आपको लिखित में फैक्चुअल पॉइंट दे दिए हैं। क्या इसको लेकर के भारत सरकार कोई नियम फॉलो करती है क्या? हां, भारत का टेलीग्राफ अधिनियम है 1885, आज तक वही चला आ रहा है। उसी के तहत इंटरनेट सेवाएं जो हैं, दूरसंचार सेवाएं जो हैं, उन्हें बाधित किया जाता है। 2017 के अंदर इन नियमों के अंदर कुछ पॉइंट और जोड़ दिए गए, जब इसके अंदर कहा गया कि दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान करते हैं और केंद्रीय और राज्य स्तर पर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ नौकरशाहों को शटडाउन का आदेश देने का अधिकार प्रदान करते हैं। यानी गृह मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं वो इंटरनेट शटडाउन का आदेश दे सकते हैं। वर्ष 1885 का अधिनियम केंद्र सरकार को इंटरनेट सेवाओं सहित विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और उनके लिए लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार देता है। यह रहा इंटरनेट शटडाउन। सिंपल सी बात है। सर्वोच्च न्यायालय कुछ बोलती है क्या? हां जी, अनुराधा भसीन बनाम भारत सरकार का भारत संघ का 2020 का केस है, जिसमें यह कहा गया था कि इंटरनेट बंद करने के आदेश के लिए आवश्यक और अनुपातिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। यानी इंटरनेट बंद भी अगर आप कर रहे हो तो कम से कम जरूरी सुविधाएं तो चालू रखो। यह जानकारी वहां पर दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अंदर। ठीक है साहब, किस आदेश के तहत किया जाता है? तो मैंने आपको बता दिया, 2017 के नियमों के आधार पर यह जानकारी दी जाती है। उम्मीद है आपको पूरे की पूरे सवाल का जानकारी मिल गई होगी। निष्कर्ष क्या निकलता है? संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन मानव अधिकारों की रक्षा और इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उन सरकारों पर दबाव डाल सकते हैं जो यदाकदा इंटरनेट बंद करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अब अंतरराष्ट्रीय दबाव की बातें की जाती हैं। यह कंक्लूजन है जो आप अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। इंटरनेट बंद होने पर इंटरनेट की सुविधा तक पहुंच के लिए वैकल्पिक साधन
प्रदान किए जाने चाहिए, जैसे कि उपग्रह संचार जैसी तकनीकियों का समाधान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी कि इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। विभिन्न सरकारें ऐसे कानून और नियम पास कर सकती हैं जो नागरिकों पर मतलब अधिकारों की रक्षा करें। मनमाने शटडाउन को प्रतिबंधित करने के लिए सरकारों को कानून बनाने की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी भी समझ में आ रही होगी। यहां पर पेपर में सवाल पूछा गया है, आईबी के पेपर में वर्ष 2021 में, एक्सेस टू इंटरनेट इज द फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द आर्टिकल 19। आप सोचकर देखिए, भारत के अंदर इंटरनेट का अधिकार भी मूल अधिकार है, और वो भी प्रश्न पूछा गया है। भाषण और अभिव्यक्ति और जीवन की जीने की प्रत्याशा, आर्टिकल 21 भी इसमें लागू होता है। इसको लेकर काफी ज्यादा डिबेट भी हुई है। फिलहाल इंटरनेट को अभिव्यक्ति की आजादी वाले आर्टिकल में रखा गया है। समझ गए आप? उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ रही हो। बढ़ेंगे इससे आगे, सांस छड़ गई है, थोड़ा सा आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं। आज के वन लाइनर क्वेश्चन कहां है? इसके जस्ट पीछे है बेटा। आज हमने एक ही सांस में 5 सवाल खींचने की सोची, हमने कहा एक बार में कर देते हैं। पूजा और मैं, सर प्लीज हेल्प, आई कांट टू be able to join my paid batch course. I accidentally logged out the app and I have been trying to log in back but it's not working. I missed yesterday class. पूजा बेटा, आप हमारी टेक्निकल टीम के पास 7878158882 पर कॉल कर लो, है ना। हमने आपके लिए नंबर जारी कर रखे हैं, आप उन पर कॉल कर लीजिए, आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। और बताइए, साक्षी जैन लिख रही है, सर प्लीज इंग्लिश में भी पीडीएफ दीजिए। बिल्कुल करेंगे बेटा, पीडीएफ इंग्लिश में भी लाएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों ने इंग्लिश का मुद्दा बना दिया। पहले हिंदी में नहीं ला रहे थे तो हिंदी मुद्दा था, अब इंग्लिश है तो इंग्लिश मुद्दा है। 1.5 घंटा हो गया हमको बोलते बोलते। हैं? पेड कमेंट था? क्या था? बेटा पीपीटी है ये तो, सॉफ्टवेयर टूल तो कुछ भी नहीं, हम पीपीटी के ही यूज करते हैं और कुछ भी यूज नहीं करते हैं। हम यही तो अपनी टीम से भी चाहते हैं, जो भी लोग हमारे साथ में नए जुड़ना चाहें, उन्हें अगर पीपीटी बनाना आता हो ना, आपको हमारी अच्छी चीजें लग रही हैं, ये हमें अच्छा लग रहा है ना। प्लीज कंटेंट का बैकग्राउंड आप नीला पीला मत किया करो, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, प्रिंट सही नहीं आता, आंखें खराब हो जाएंगी। ये कोई नॉलेज ऑलवेज फ्री नामक व्यक्ति है भाई। लोग, आप लोगों की अगर मतलब फरमाइशी संगीत चला दिया जाए ना तो आनंद आ जाए। मतलब आप सोच रहे हो क्या लिख रहा है, नीला पीला मत करो, कितना प्यारा लग रहा है। सफेद के साथ में लेटर नहीं दिखाई दे रहे थे, नीले के साथ लेटर दिखाई दे रहे हैं। परेशानी ये हो रही है कि प्रिंट नहीं आ रहा है। प्रिंट की चिंता मत करो, अभी आप पीपीटी निकाल के पढ़ लो, मंथ जब खत्म हो जाएगा ना पूरा, मैं इसका A4 में अंदर आपको किताब निकाल के दे दूंगा। बस 2 महीने का पूरा करंट अफेयर किताब के रूप में निकाल के दे दूंगा, चिंता मत करो। नीले पीले की समस्या खत्म, ठीक है। उस किताब को खरीदना हो तो किताब खरीद लेना, नहीं तो मैं एप्लीकेशन पर डाल दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना बस। हाँ भाई, पेड क्लास का इनको वो नहीं मिला भाई पीडीएफ। पेड क्लास का पीडीएफ तो कल ही डाल दिया था बेटा, डाल दिया था, आप वहीं सर्च कर लो, पेड क्लास का पीडीएफ वहीं डाला हुआ है। कुछ बैठने का जुगाड़ नहीं हो सकता क्या यार? खड़े खड़े कमर दुख गई यार। सब लोग ऑर्डर दे रहे हैं, नेहा देख लो तुम, ये लोग जो है ना बस हमसे इतना ही प्यार करते हैं, बस हमको थकाए जा रहे हैं। चलो अभी तो और क्वेश्चन खींचने हैं, आगे आओ भाई। रिलायंस के साथ में अब न्यूज जुड़ती है और ये गजब की न्यूज है साहब। गजब की न्यूज क्यों है? कभी मुकेश अंबानी ने एक बात कही थी कि आने वाले समय में डेटा एक नई एनर्जी होगा, यानी डेटा एक नई करेंसी होगा, यानी आने वाला समय डाटागिरी का होगा, दादागिरी का नहीं। ये डेटा हमें और आपने सोचा 3G 4G इनकी बातें हो रही हैं, लेकिन डेटा तो कई तरह का होता है। जैसे मुझे आपके नंबर पता है, ये मेरे लिए एक डेटा है। मुझे आपके घर के एड्रेसेस पता है, ये एक डेटा है। मुझे ये पता है कि आपके किस नाप के कपड़े आते हैं, ये मेरे को एक डेटा लगता है। मुझे ये पता है कि आप कौन सी गाड़ी से ज्यादा ट्रैवल करते हैं, ये भी एक डेटा है। साथियों जरा सोचो, देश की 140 करोड़ आबादी का किसी को यह पता हो कि यह किस प्रकार के जीन से बना है, तो यार इससे बड़ा डेटा क्या होगा। और ऐसा ही करने जा रहे हैं अंबानी। मुकेश अंबानी की जो रिलायंस है वो जेनेटिक मैपिंग करने जा रही है, और आप लोग खुद से अपनी मैपिंग कर लें, इसके लिए किट 12,000 रुपए में लेकर आ रही है। कहना क्या चाहते हो? हम नहीं कहना चाहते कि भाई साहब हंसते हुए कह रहे हैं, सुनो तुम्हारे जीन का डेटा दे दो, पता लगा लेंगे परेशानी क्या है तुम्हारे।
क्या इलाज करें तुम्हारा, सब पता चल जाएगा। दैट मीन्स मुकेश अंबानी टू फोरे इट्स जीनोम टेस्टिंग विद 12,000 किट, यानी 12,000 रुपए की एक ऐसी किट मुकेश अंबानी लेकर आ रहे हैं जिससे आप अपना जीनोम टेस्ट कर सकते हैं कि भैया कहीं जीन में तो गड़बड़ नहीं हो गई है। आपका जीनोम का सीक्वेंस पता लगा सकते हैं। आज के सेशन में जानेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर आपकी चर्चा होना अनिवार्य है। ये कितना खतरनाक हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, सारी बातें आपको जानेंगे। देखो साथियों, मुकेश अंबानी के बारे में, जो कि टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर के अंदर काफी मायने रखते हैं, फिलहाल इन्होंने दुनिया को सबसे सस्ती टेस्टिंग किट लेकर आने वाले हैं जो कि जटिल बीमारियों की जानकारी जानने में कारगर साबित होगी। मौजूदा मार्केट में जितनी भी किट हैं जो कि जीनोम टेस्टिंग के काम आती हैं, उनसे ये 86% सस्ती होगी, ऐसा इनका मानना है। अब ये जीनोम मैपिंग होती क्या है ये जान लो। देखो, इतनी तो बेसिक साइंस आप लोगों को आती होगी और ये आप सब जानते होंगे कि एक मानव शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं मानव शरीर के अंदर, यानी कि जीव जंतुओं की जो कोशिकाएं हैं और पौधों की कोशिकाएं हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये आप सब जानते हैं, है ना। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। यूकैरियोट टाइप ऑफ सेल्स के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल होती हैं। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। जब सेल होती है ना, उस सेल के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक मैटर होता है। न्यूक्लियर मैटर जो है उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, यानी कोशिका के नाभिक के अंदर, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। इंसान के अंदर 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स में 20,000 से ज्यादा जीन पाए जाते हैं और वो जीन जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। यानी इधर देखिए, सेल में क्रोमोसोम जो है वो जीन से मिलकर बने होते हैं। जीन डीएनए और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। यानी इंसान के शरीर के अंदर जीन की जानकारी जुटाना जीनोम मैपिंग कहलाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर फैक्चुअली आप जाने तो जीनोम क्या है, तो आंसर है कि इंसान के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, उनमें 20,000 जीन हैं और वो 20,000 जीन 3 बिलियन लेटर्स से मिलकर बने हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन है, नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं उनसे मिलकर बने हैं। उनकी जानकारी जुटाना ये आगे आने वाले काम में शुरू हो रहा है। तो जीनोम मैपिंग में क्या होगा, वैज्ञानिक नए जीन की खोज में मदद ले सकेंगे। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर जो गुणों का हस्तांतरण है, अब वो मात्र 12,000 रुपए में हो जाएगा। हस्तांतरण नहीं होगा, जानकारी की पता चल जाएगी। समझ में आ गई बात। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर और जीनोम मैपिंग के अंदर क्या किया जाता है। पहली चीज, जीनोम मैपिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम का अध्ययन है, जीन का अध्ययन है। जीन कहां है, क्रोमोसोम के अंदर है। क्रोमोसोम कितने जोड़ी हैं, 23 जोड़ी हैं। और 23 जोड़ी के अंदर जो हमारे जीन हैं उनका अध्ययन करना ही जीनोम मैपिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग है। क्या आज से पहले कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। इंडिया दुनिया के टॉप 3 देशों में है जिन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग की है। कब? कोरोना काल में। अरे कोरोना काल के अंदर हमें कैसे पता चला कि ओमिक्रॉन जो है वो पहले वाले जो अल्फा बीटा गामा जो वेरिएंट थे उनसे अलग है? क्योंकि उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, यानी उसके जीन का अध्ययन किया गया था, उसके जेनेटिक मटेरियल की स्टडी की गई थी। और उस स्टडी से हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो हम किसी भी जीव की जेनेटिक स्टडी कर सकते हैं। और इसी जेनेटिक स्टडी को करते हुए हम केवल वायरस की ही स्टडी क्यों करें, हम किसी भी जीव की स्टडी क्यों ना कर लें, ताकि जेनेटिक जितनी भी बीमारियां हैं उनका तोड़ ढूंढा जा सके। बहुत बार हम में से लोग कहते हैं कि HIV जो है वो एक जेनेटिक बीमारी है। आजकल तो कुछ सारे लोग जो हैं वो ये कहने लगे हैं कि साहब डायबिटीज भी जेनेटिक बीमारी है। आपको आनुवंशिक रोगों के अंदर बहुत सारी बीमारियों के नाम पता होते हैं, लेकिन बहुत सी बीमारियों के बारे में नहीं पता कि वाकई में ये जेनेटिक बीमारी है अथवा नहीं है। लेकिन अगर आपके और आपके पेरेंट्स के और आपके घर के सदस्यों के अगर जीनोम सीक्वेंस तैयार कर लिए जाएं तो यह अंदाजा लगाना बहुत आसान होगा कि इस उम्र के बाद संभव है कि यह लक्षण दिखाई देने लग जाए। इसी कारण से मेडिकल साइंस बड़ा होपफुल है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। माना जा रहा है कि कैंसर, दिल संबंधी बीमारी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, न्यूरोमस्कुलर डिजीज आदि जितनी भी बीमारियां हैं उनमें जीनोम सीक्वेंसिंग की वजह से उनका इलाज ढूंढा जाना संभव हो सकता है। और तो और एक प्रकार की टेस्टिंग बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे आज जब आप किसी बीमारी को लेकर जाते हैं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपका कहता है इसका एक्सरे करा लो, MRI करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, शुगर टेस्ट करा लो, तमाम टेस्ट बताता है। लेकिन विचार करिए कि अब जब आप जाएं तो डॉक्टर यह भी कहे कि इसका जीनोम सीक्वेंसिंग करा लो, मतलब आप एक प्रकार का टेस्ट और करा लो ताकि मैं आपके पेरेंट्स में जो बीमारी है ना उससे ये रिलेट कर लूंगा कि ये उनके पास भी थी बीमारी तो आपके पास भी आएगी या नहीं।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इलाज में खामखा खप रहा हूं और आपके पेरेंट्स के पास वो बीमारी ऑलरेडी है, या फिर उनके पास से चलकर आपके पास आई है, यानी इलाज एक और स्टेप आगे चला जाएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या चेक करते हैं? डीएनए और आरएनए चेक करते हैं। जीन और जीनोम में क्या अंतर है? जीन किसी भी जीव की जेनेटिक्स की बेसिक फिजिकल यूनिट है और जीनोम जेनेटिक जानकारी को, जीनोम किसी जीव की पूरी जेनेटिक जानकारी को कहते हैं। जीन से जीनोम, जीनोम एक लक्षण के रूप में समझ लीजिए। जीन डीएनए से बनते हैं जो शरीर में केवल प्रोटीन के लिए हिस्से होते हैं। डीएनए में मौजूद सभी जीनों का सीक्वेंस ही जीनोम कहलाता है। जीन का सीक्वेंस जीनोम कहलाता है। जीन में जेनेटिक डिटेल होती है, यही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। और मानव जीनोम में 20 से लेकर 25,000 तक जीन होते हैं। तो जीन का जीनोम जो कि क्रोमोसोम में डला हुआ है, उसका अध्ययन जो है उसकी सीक्वेंसिंग है, जीनोम सीक्वेंसिंग है। ठीक है, कैसा बनता है डीएनए? ये स्ट्रक्चर आपने 8th 9th 10th में खूब पढ़ी है। नाइट्रोजनस बेस होते हैं, बेस के साथ साथ आप लोग मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, एसिड के बारे में जानकारी लेते हैं, फॉस्फेट के बारे में जानकारी लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड को डीएनए की बेसिक यूनिट के रूप में जानते हैं। आप जानते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक बहुत ही बेसिक सवाल अक्सर साइंस में पूछा जाता है कि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डॉट डॉट डॉट, आंसर है न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। इनसे मिलकर के एक यूनिट बनती है डीएनए की। यानी जब डीएनए बनाना होता है तो ये ऐसी यूनिट जब जुड़ती हुई एक दूसरे के साथ चली जाती है तो डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, डीएनए एक पॉलीमेरिक यूनिट है जिसका मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है। यही तो आप लोग पढ़ते हैं। फिलहाल मैं इस पर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये बेसिक्स है इस जानकारी का जो आपको आना चाहिए। मैं जो फिलहाल आपको जानकारी दे रहा हूं वो क्या है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड से ऊपर, न्यूक्लियोसाइड क्या है? जब बिना फॉस्फेट ग्रुप के नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज लगे हो तो न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज और फॉस्फेट ग्रुप लगे हो तो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से मिलते हुए चले जाएं तो डीएनए। डीएनए लगा होता है, बना होता है जीन। जीन 20,000 के आसपास लगे होते हैं तो बनता है जीनोम। जीनोम प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम होते हैं 23 जोड़ी। 23 जोड़ी क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इनकी स्टडी करके ही जीनोम सीक्वेंसिंग की जानी है। जीनोम सीक्वेंसिंग भारत में ऑलरेडी 2 लाख पार हो चुकी है। ठीक है, यूएस और यूके के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है। क्लियर हो गया? इंडिया में ऑलरेडी 2 लाख लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग कोरोना के टाइम पर की गई थी। भविष्य में यह टेस्टिंग और कारगर होगी, यह काम करने की बात की जा रही है। ना केवल जीनोम सीक्वेंसिंग से वायरस के नए वेरिएंट का पता चल पाएगा, अपितु जेनेटिक टेस्टिंग भी हो पाएगी। आपकी बीमारी की टेस्टिंग हो जाएगी, ऐसे कारण पता चल जाएंगे जिससे आपको भविष्य में कोई बीमारी होगी तो उसको प्रिडिक्ट कर लिया जाएगा। बेस्ट मेडिसिन जो हो सकती है उसे प्रिडिक्ट कर लिया जाएगा। फिर आप पूछेंगे इसमें अंबानी का क्या लेना देना है? मैंने कहा ये जो किट है ना, ये अंबानी की कंपनी बनाएगी। कौन सी कंपनी बना रही है? तो असल मायने में अंबानी ने हाल ही में एक कंपनी को परचेज किया था और वो जो कंपनी परचेज की थी इन्होंने, उसका नाम था 23 ये रही स्ट्रैंड लाइफ साइंस नाम से इन्होंने कंपनी परचेज की थी। वो कंपनी इस प्रकार से जीनोम टेस्टिंग की किट बना रही है जो कि मार्केट में उपलब्ध अन्य किटों की तुलना में सस्ती है। लेकिन आपने कहा सर, आपने तो शुरुआत में कहा था ना डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो डेटागिरी हो जाएगी। जी हां, ऐसा क्यों कहा था? मैंने कहा इसलिए कहा था कि जो जीनोम का डेटा है अगर वो किसी कंपनी के पास सुरक्षित एकत्रित हो गया, जैसे इनकी कंपनी है स्ट्रैंड लाइफ साइंस, अंबानी ने इसको खरीदा था 2021 में। अगर मान लो कि ऐसी कंपनी के पास में ये जानकारी इकट्ठा होती चली गई कि इंडिया के लोगों के जीनोम में सीक्वेंस क्या पाया जाता है, तो फिर सोचो कि आपके लिए आपकी परेशानी को ध्यान में रखकर पहले ही बीमारियों के हिसाब से दवाएं आपके घरों पर पहुंचना शुरू हो जाएंगी। सर, आपके जीनोम जानकारी से पता चला है कि आप 50 साल की एज में पागल होने वाले हैं, दवाई लेना शुरू कर दीजिए। मतलब एक तरह से आपकी जीनोम सीक्वेंसिंग से भविष्य की दवाएं घर पर आना शुरू हो जाएंगी। बहुत बड़ा बिजनेस है ये, संभावनाएं अपार हैं, तभी तो इन्वेस्टमेंट हुआ है। खैर, आप यहां पर खबर देख रहे हैं 2.28 करोड़ शेयर जो है ना वो स्ट्रैंड लाइफ के अंदर रिलायंस ने 393 करोड़ के अंदर खरीदे थे 2021 के अंदर, और वही कंपनी अब जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए लेकर आ रही है। ये जो डेटा इकट्ठा होगा ये बायोलॉजिकल डेटा होगा जो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। इसकी वजह से संभव है कि भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं, अगर उनका डेटा किसी भी कंपनी के पास एकत्रित हो गया तो वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, मेडिसिन हो, इन सब के अंदर राज कर जाएगी। ठीक है साहब, उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ गई हो। इसके ऊपर एक सवाल पूछा जा चुका है जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2017 में। आपके सामने यहां पर पॉइंट लिख करके ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब साहब इसके बाद में है वन लाइनर क्वेश्चंस की बारी, 6 से लेकर 15 तक।
वन लाइनर क्वेश्चंस विद परफेक्ट फिगर फैक्ट के साथ। ठीक है, आइए। एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? डी गुमेश को यह पुरस्कार दिया गया। एसीएफ के द्वारा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को अवार्ड दिया गया है। यह पूरी जानकारी हमने एडिशनल आपको लिखकर दे दी है, पढ़ लीजिएगा। एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा यह जानकारी निकाली गई है। इस पर भी प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन हमने पूछा है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के ऊपर। यह कहां हुआ था, क्या हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है। एक्सिस बैंक ने किस बैंक को भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? तो सिटी बैंक का इन्होंने अधिग्रहण कर लिया है, कंज्यूमर बिजनेस का, जो इंडिया में है। इसकी भी डिटेल हमने दी है एक्सिस बैंक के बारे में और सबके बारे में। ठीक है, पढ़ लेना। केंद्र सरकार ने कितने HTT 40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की मंजूरी दी है? तो 70 विमान खरीदने की हाल ही के अंदर केंद्र ने मंजूरी दी है HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। आगे बढ़ते हैं। ये सारी जानकारी डिटेल में दी है, ये आप लोग पढ़ लेना भाई यार, है ना। अब जान निकल चुकी है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल भी। 5 एनालिसिस में दिन भर में करता था, 2 दिन में जाकर के, आजकल आप उसे 1.5 घंटे में करवा रहे हो। उसके बाद ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस है ना, ये मैं आपको दे रहा हूं, आप पढ़ लेना भाई। IRCTC ने किस निजी बैंक के साथ भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? HDFC के साथ। मैं इनका टेस्ट वगैरह सब ले लूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। हाँ जी, इसके बाद में हालिया रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत दूरसंचार कंपनी है? रिलायंस जियो। ठीक है, रिलायंस जियो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हो गई। इसके बाद में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग, आयुष मंत्री ने सियांग उनिंग महोत्सव में भाग लिया, जो किस राज्य के लिए महत्वपूर्ण वो अवसर है? अरुणाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेप्सी ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रणवीर सिंह को हाल ही में पेप्सी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पूसा कृषि विज्ञान मेले के अंदर IARI द्वारा कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। भारत के किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय वोगोलोंग और डिकेन स्थापित होंगे? तो गुजरात के अंदर स्थापित होंगे। फरवरी 2023 में सकल माल और सेवा कर राजस्व संग्रह आधार लगभग कितना प्रतिशत बढ़ा? तो 12% बढ़ा। ठीक है साहब। इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम बातें करें तो मार्च के अंदर इंपॉर्टेंट डेज के अंदर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च। ये महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। क्लियर? कंटेंट क्लास पूरी होने के बाद अभी टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। साथियों, ये सेशन मंडे टू फ्राइडे ही है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, पेड क्लास भी ऑफ रहेगी और ये वाली यूट्यूब क्लास भी ऑफ रहेगी। लेकिन आपको RNA के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस काट काट कर हम डालते रहेंगे ताकि आपका कंटिन्यूएशन में रिवीजन होता रहे। ठीक है, बाकी आप में से कोई भी साथी अगर जुड़कर पढ़ना चाहता है तो हमारा जो हमने आपसे कहा ना स्टैटिक जीके का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों सब्जेक्ट हैं, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्स शुरू हो चुका है। यदि आप में से कोई साथी उसे ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल इसी तरह से बोर्ड पर बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको कोर्स दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। मात्र 1999 में आपको साल भर के लिए कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे बहुत एनालिसिस के साथ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। कहां पर उपलब्ध है? तो लिंक एप्लीकेशन का हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। इसके अंदर पेड कोर्सेज के अंदर आप पहुंचे, यहां पर प्रॉपर आपको PDF भी कंटेंट की मिलेगी, बढ़िया डिजिटल बोर्ड से होती हुई हमारी क्लासेस भी मिलेंगी। और कुछ नहीं तो जिन्होंने क्लास ले ली है उनसे फीडबैक ले लो, बाकी फिर खुद से डिसाइड कर लेना। अगर आपके कुछ डाउट है कि लैंग्वेज कैसी होगी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा। PDF मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। क्लास लाइव जो निकल चुकी हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी। शाम 8:30 बजे होती हैं, मंडे टू फ्राइडे होती हैं। ठीक है साहब। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 से लेकर के रात 8 बजे तक। वैसे जिन दिन क्लास चलती है तब 10 बजे तक भी आपकी कॉल उठा लिए जाते हैं ताकि कोई परेशानी आपको ना हो। कमेंट्स ले लें आपके। मर गए गुरु, कमेंट्स लेते हैं, रुको। हाँ भाई बताओ सर, आपका चश्मा किस कंपनी का है? बहुत अच्छा लगता है, हमें भी लेना है। रश्मि, चश्मा लेना है इनको बताइए। मेरा चश्मा शायद वेलोसिटी कंपनी का है, देख लेना, पता नहीं कौन सी है ये, कुछ तो है। हाँ, और बताइए। पेड क्लास में मैपिंग हिंदी में कराएं, एप्लीकेशन में स्पीड बढ़ाने और घटाने वाला फीचर अपडेट कराएं ताकि बाद में रिपीट क्लास को स्पीड बढ़ाकर देख सकें। ये होगा ये फीचर तो, और नहीं भी होगा तो मैं डलवा दूंगा, डेफिनेटली होगा, है ना। फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखने का होगा। मैपिंग हिंदी में, बेटा हिंदी में मैप मिल जाएंगे तो करा दूंगा, क्योंकि यूरोप वाले लोग हिंदी में मैपिंग करवाएं ये जरूरी नहीं है ना। कुमकुम सिंह लिख रही है सर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। बेटा बिल्कुल, अब बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगा, डीप साइलेंस में चला जाऊंगा। कई बार तो क्लास से निकलते एकदम बेहोशी सी आ जाती है।
किसी दिन 1.5 घंटे आप नॉन स्टॉप वैसे ही बोल के देख लेना, मेरे तो पूरे तो पौने 2 घंटे हो गए। स्वाति सिंह कह रही है सर ये लोग डॉलर और रुपया आपको कैसे दे रहे हैं, मुझे भी देने हैं। अरे बेटा कुछ मत दो, ये सब लोग पैसे वाले लोग बनते हैं, पैसे की जरूरत नहीं है हमें, आप लोग प्यार रखिए आराम से, कोई लोड नहीं है पैसे वैसे लेने के लिए। हम मजाक करते रहते हैं आपसे। एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन होता है यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स के अंदर, वहां से ये लोग पैसा ऐड करके भेजते हैं। हम पैसे के लिए ये क्लास नहीं करा रहे हैं बेटा, हमको करानी होगी ना ये क्लास, अगर हम पेड बैच में निकालेंगे तो एक ही दिन में हम करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन हमको नहीं चाहिए भाई। ये जो क्लास हम आपको देते हैं अगर हम इसको पेड बैच में निकाल भी दें ना तो हम एक दिन में करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन नहीं करना चाहते, नहीं करना हमें, ठीक है। इमानुअल मैक्रोन ने हमें बात लिख दी है, थैंक यू सो मच। और साक्षी सक्सेना सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। विकास सोनी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। मिस्टर क्लैक्स डॉन पूछ रहे हैं पीपीटी बनाने के लिए और आपकी टीम में आने के लिए कितना पैसा मिलेगा। आपको देना पड़ेगा बेटा मेरी टीम में आओगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो तुम क्या लेने की सोच रहे थे क्या? और हम सोच रहे तो हमको दे के आओगे गुरु दक्षिणा। यार गुरु यार गजब आदमी हो, हमें लगा कि तुम चैरिटी करोगे हमारे पास आके, हैं? रोहित हाँ बेटा पर्याप्त है, बीपीएससी के लिए भी पर्याप्त है ना, इंडियन जीके करंट जीके जहां भी आता है ये पर्याप्त है। शक्ति मिश्रा लिख रहे हैं सर आप इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, प्रूव कर दिया आपने तो सर कि टीचर खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, हार्टली थैंक। बेटा तभी जाकर के ना आपको प्रेरणा मिलती है लाइफ की कि कुछ आगे करना है समाज के लिए ना। ये जो मेहनत होती है ना इसके पीछे का बड़ा मोटिवेशन होता है आपके जीवन में। अगर लाखों लोग मुझे दिन भर देखते और सुनते हैं, अगर किसी को रियल में परिवर्तन मिल जाए जीवन का तो बहुत बड़ी बात होती है बेटा। राकेश सर कभी आप बोध गया आए? बिल्कुल आएंगे भैया, बिल्कुल आएंगे। चंदन चौहान लिख रहे हैं सर पेड कोर्स में आप बोर्ड पर लिखकर पढ़ाएंगे? बिल्कुल बोर्ड पर ही पढ़ा रहे हैं बाबा, और इतने दिन से प्रचार किस बात का कर रहे हैं? टेस्ट कब लेंगे? जब आप 4 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाएंगे। आपके 4 लाख हुए नहीं, हमने कहा तभी आपको खुशी देंगे 4 लाख सब्सक्राइबर पे, बढ़िया सी खुशी देंगे आपको। यार किसी की अच्छी हैंडराइटिंग हो ना आप में से, जिसको लगता हो कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है, तो हमको ना हमारे पास उसके लिए नौकरी है। विश्वजीत चौहान भैया बिल्कुल टेस्ट लेंगे आरएनए का, है ना। अभी हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर का हमने आपसे टारगेट दिया था, आप लोगों ने फुलफिल नहीं किया। हो सकता है मंडे तक हो जाए, तो मंडे को अनाउंस कर देंगे हम, है ना। हाँ तो हम क्या कह रहे थे जाने, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी हो ना तो नौकरी है हमारे पास, हैंड राइटिंग। और एक दो नहीं कई लोगों की नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि हम एक नए मिशन पे काम कर रहे हैं और वो है हैंड रिटन नोट्स। अगर आप में से कोई भी, क्योंकि हम अपनी गाइडेंस में उसे बिठा करके बढ़िया नोट्स बनवाएंगे, ठीक है, तो बढ़िया से आप लोग आ सकते हो। कल शनिवार के दिन मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू रखे हैं दोपहर 12 बजे, और किसी की राइटिंग बढ़िया हो तो फिर अलग ही आनंद आ जाएगा। सर पेड कोर्स की क्लास पीसी पर नहीं हो सकती क्या? उसका पीसी वर्जन। अंशिका बेटा हो तो सकती है, होने को बहुत बड़ी मुश्किल टास्क नहीं है, पर बेटा वो क्या है, कोर्स लीक हो जाता है। कल को आप सोचो जिस चीज के लिए आपने पैसे दिए हों वो किसी को फ्री में मिल रही हो तो आपको दुख नहीं होगा? भाई फ्री में मैं ऑलरेडी आपको इतना अच्छा सा कंटेंट दे रहा हूं, कल को मान लो कि आपको वो क्लास कहीं और फ्री में किसी के पास लिखी दिखी मिले तो बुरा लगेगा ना आपको। क्या वेबसाइट से लीक हो जाती है वो चीज, हमको हमारी जानकारी में यही पता चला है बेटा, ठीक है। इजी टू लर्न लिख रहे हैं रविवार वार्ता प्लीज। हाँ बिल्कुल रविवार वार्ता लेके आएंगे इस बार। राज चौधरी लिख रहे हैं सर सेबी ने यूट्यूब चैनल पर एक्शन लिया है स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करने का, प्लीज उसके बारे में बताएं। राज एक्चुअली क्या है कि सेबी है ना, इन दिनों जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उन्हें लेकर थोड़ा सख्त है कि कोई भी व्यक्ति उस पर कोई ऐसी चीज़ ना डाले जिससे शेयर के प्राइस ऊपर नीचे हो जाएं, ठीक है। उसके लिए एक परीक्षा होती है, तो बातें बाजार की पर हम भी आजकल इन दिनों थोड़े रुके हुए हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि परीक्षा है उसे हम पास कर लें, लेकिन उसको पास करने के लिए समय देना पड़ेगा, परीक्षा मतलब, तो उसके बाद हम उसको काम से कर लें, ऐसा सोच रहे हैं हम। करंट अफेयर एंड जीएस क्लासेस बाय यश लिखते हैं कि पेड क्लास में इतना शानदार कंटेंट और इतनी शानदार क्लास के लिए दिल से धन्यवाद। मैं पहली बार यूट्यूब पर पेड क्लास लिया हूं, बहुत मजा आ रहा है।
बिल्कुल, बहुत अच्छा आनंद आएगा, आप चिंता मत करिए। मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है आप में से कुछ लोग तो मुझे इसलिए दोबारा फीस दे दें कि यार गुरुजी आपने जितना पैसा मांगा था ना वो तो बहुत कम था, एक बार और ले लो, हमें मन खुश हो गया। अरे गजब कंटेंट देंगे, लोड मत लो यार। देखो अब काम अपना है तो बहुत अच्छे से करेंगे यार। अब अपने लिए जो करना है, किसी और के लिए नहीं करना है ना, तो अपने लिए आदमी अच्छा ही करता है, बुरा कौन करता है गुरु, और सब अच्छा करते हैं हम, लेकिन और अच्छा करेंगे, हमको ये लगता है। शक्ति मिश्रा लिख रहे हैं सर प्लीज अयोध्या आइए। बिल्कुल आएंगे भैया। न्यू थॉट लिख रहे हैं सर अच्छी हैंड राइटिंग है भैया की मेरे। हाँ तो बेटा जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग हो वो मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, उन्हें बुला लिया जाएगा, इंटरव्यू दे सकते हैं वो हमारे पास। लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब काम ना करना चाहते हो, राइटिंग अच्छी हो लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, बस वो वाली स्थिति ना हो, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हो, है ना। चले, हो गई वार्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैटरडे संडे की छुट्टी है, संडे के दिन हम संडे वार्ता लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, थोड़ा विश्राम कर लें भैया, 5 दिन हो गए, बहुत बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके हैं हम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।